हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं आज का क्लास। तो कल का क्लास कुछ टेक्निकल रीजन के कारण कट गया था और मैं कुछ अलग स्लाइड निकालने की कोशिश किया, फिर लाइट ऑफ हो गया, इस कारण से कट गया था। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि आपको तैयारी कैसे करना है, कि आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए और कैसे तैयारी करना है। तैयारी करने के लिए मेन चीज है आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि आप जिस चैप्टर का, आपको पता चल गया कि पहले चैप्टर से कितने आ रहे हैं, दूसरे चैप्टर से कितने नंबर के आ रहे हैं, तीसरे चैप्टर से, मतलब वेटेज के आधार पर आप तैयारी कीजिए, लेकिन कंटिन्यू तैयारी कीजिए, मतलब शुरू चैप्टर से। और तैयारी करने का तरीका कैसे रहेगा, तो आप ना सबसे पहले ना पर हर एक चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। उस शॉर्ट नोट में सारे फॉर्मूला होने चाहिए और सरसरी तौर पर उस चैप्टर को हल कीजिए। उसके बाद ना उस चैप्टर से एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे वही आपका बेस्ट रहेगा, मतलब एमसीक्यू ही आपका काम आएगा। तो एमसीक्यू आपको मिलेगा कहाँ से, तो आप क्या कीजिएगा, जैसे 11th 12th का बुक एक रखिए, कोई भी प्रकाशन का। उसके बाद में जेई मेंस का, जेई का बुक रख लीजिए, अरिहंत का या एयरलेस का, उसका बुक रख लीजिए। और उसके बाद क्या करेंगे, सारे साल के क्वेश्चन पेपर कीजिए। जैसे सीजी लेक्चरर के 4 क्वेश्चन पेपर है, के वीएस के आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ईएमआरएस के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे नेट पर, एनबीएस के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, पीजीटी के, डीएसएसबी का मिल जाएगा, यूपी पीजीटी का मिल जाएगा, हरियाणा पीजीटी का मिल जाएगा। तो ऐसे हर स्टेट के पीजीटी एग्जाम का, जो कि 11th 12th के सिलेबस से बेस है, ऐसे क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट कीजिए। और उसको आप ना चैप्टर वाइज ना क्वेश्चन को अरेंज कर लीजिए। चैप्टर वाइज क्वेश्चन को अरेंज कर लीजिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे। और दूसरा, आप एररलेस या फिर अरिहंत का बुक लेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसके आधार पर आप प्रैक्टिस कीजिए। अब प्रैक्टिस करने का शेड्यूल कैसे रहेगा, मतलब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको, जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का आप क्या करेंगे, पूरा सरसरी तौर पर हर टॉपिक को पढ़ लीजिए और शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ठीक है। और कैसे बनाना है मैं अभी आपको बता दूंगा। जो मेरे फॉर्मूला कॉपी है, एसडी एजुकेशन, मतलब जो ऐप में मैं डालूंगा, उसमें आपको सारे फॉर्मूला कॉपी एक शॉर्ट नोट टाइप का बना हुआ है। उस शॉर्ट, उसको आपको बनाना पहले है, सबसे पहले तो आपको वही काम करना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है। इसमें आपको चैप्टर के हिसाब से आपको समय देना है। जैसे पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर से आपका क्या आता है, सेट से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो उसको आप ज्यादा दिन मत दीजिए। उसको आप क्या कीजिए, पहले एक दिन शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, हर टॉपिक को एक बार अच्छे से हल कर लीजिए। उसके बाद 1 2 दिन आप ना एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। जितने पुराने क्वेश्चन जो आए हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, और जो आपके बुक में है, एरएलएस का मान लीजिए बुक है, तो उस बुक में जितने क्वेश्चन है उसको कीजिए। और दूसरा चीज ये ध्यान रखिए कि जेई का जो बुक होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एडवांस है। तो सारे क्वेश्चन को आपको नहीं करना है, आपको वेटेज के आधार पर करना है। जैसे पहला चैप्टर में 1 नंबर का आएगा और सारे क्वेश्चन को बनाएंगे ना, तो आपको तो उस सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए 5 6 दिन लगेगा, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कठिन हैं। हो सकता है नहीं बनेगा तो आप यूट्यूब से सर्च करेंगे, कहीं और से देखेंगे, कहीं और उसी में उलझे रहेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको चैप्टर के वेटेज के आधार पर उसको करना है। जैसे ज्यादा वेटेज वाले हैं, हाँ तो बिल्कुल उलझिए, उसमें 10 दिन उलझिए, है ना। लेकिन अगर कम वेटेज वाले चैप्टर हैं तो उसमें आपने बिल्कुल उलझिए मत, और उसको उस तरह से तैयारी करते जाइए। देखिए तैयारी कैसे करना है तो मैं अभी आपको बता दूंगा, है ना। मैं जो फॉर्मूला कॉपी जो चैप्टर 1 का बनाया हूँ उसी का पीपीटी अभी बनाया हूँ, और उसी के आधार पर अभी मैं बताऊंगा कि बनाना कैसे है, किस तरह से करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग देखते हैं, चलिए आज का क्लास में हम लोग जो है समुच्चय के बारे में देखेंगे। तो समुच्चय से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला चैप्टर। पहला चैप्टर क्या है, समुच्चय, सेट। यहां से अगर हम लोग वेटेज देखें
तो इसका वेटेज जो रहता है 1 या 2 क्वेश्चन, है ना, उससे ज्यादा नहीं आता है, और कठिन क्वेश्चन भी नहीं आता है। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यहां से जो क्वेश्चन आया है ना, वो बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बनाना है शॉर्ट नोट्स। ठीक है, और वो नोट्स बनाने के बाद आप ना एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिएगा, हर चैप्टर का, हर एक का। तो पहला चैप्टर का देखिए, समुच्चय। हम लोग आज डिस्कस करेंगे सेट के बारे में, सेट का डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, कार्डिनल नंबर, टॉपिक, ये सारे वो दिया है, उसको छोड़िए, सीधा से हम लोग मुद्दा पर चलते हैं। चलिए देखिए, तो ये है मेरा शॉर्ट एक कॉपी है, जो कि आपको मालाकार एसडी एजुकेशन के ऐप में मिल जाएगा। वहां से अगर आप करना चाहेंगे तो, अभी ज्यादा अपलोड नहीं किया हूँ, केवल 2-3 किया हूँ। सबको पीडीएफ बनाना पड़ेगा, मेरे पास कॉपी है। उस कॉपी को फिर अपलोड करूंगा, तो वहां से आप ना ले लीजिएगा। कुछ लगेगा, नॉमिनल प्राइस है, उसको लेकर के ले लीजिएगा, और अपने हाथों से बनाइएगा उसको ना। वो मत कीजिएगा, पहले अपने हाथों से शॉर्ट नोट्स बनाइए, और हर चैप्टर का बनाइए, एक साथ सबको मत बनाइएगा, जो चैप्टर का तैयारी कर रहे हैं उसके अनुसार से बनाइए। तो देखिए मैं कैसे बनाया हूं इसको। देखिए, सबसे पहला आपको बस हल्का हल्का से आपको आगे बढ़ते जाना है। समुच्चय, चैप्टर का नाम है सेट। अब सेट का डेफिनेशन क्या होता है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा बस जान लीजिएगा इसके बारे में, वेल डिफाइंड क्या होता है। तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है हर एक की दृष्टि से में सेम ऑब्जेक्ट आना चाहिए। मतलब जो कलेक्शन है वो हर एक के लिए सेम होना चाहिए। जैसे हम लोग अगर कोई एक सेट लिए, अब सेट कलेक्शन ले लिए, है ना, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ले लिए, और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से है। मैं बोला कि आप ना नेचुरल नंबर लीजिए, प्राकृतिक संख्या लीजिए, जो कि 1 से बड़ा और 4 से छोटा होना चाहिए, 1 से 4 के बीच में। मतलब 1 से 4 के बीच में आपको एक नेचुरल नंबर लेना है ना, 1 और 4 को इंक्लूड करके, 1 और 4, चलिए 1 और 4 के बीच में ले लेते हैं, मतलब 1 और 4 को मैं छोड़ भी देता हूं। ठीक है, तो एक व्यक्ति क्या बोलेगा, 1 और 4 के बीच में प्राकृतिक संख्या क्या क्या है बोलने से, तो 2 बोलेंगे और 3 बोलेंगे। ठीक है, हो सकता है कोई व्यक्ति ये बोलेगा कि 3 होगा और 2 होगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब इस कलेक्शन को हम लोग सेट कहेंगे, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड क्योंकि पहला व्यक्ति भी यही बोलेगा, दूसरा व्यक्ति भी यही बोलेगा, तीसरा व्यक्ति भी यही बोलेगा। ठीक है, मतलब आगे पीछे कोई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एलिमेंट जो होता है, किसी को पहले बोल दिया और किसी को बाद में एलिमेंट को लिखो, तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन वही एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर जैसे कोई अलग चीज आता है, जैसे मैं बोला कि फेवरेट क्रिकेटर, फेवरेट क्रिकेटर, तो अगर मैं हम लोग फेवरेट क्रिकेटर के बारे में देखेंगे, तो ए व्यक्ति का फेवरेट क्रिकेटर मान लेते हैं ए है और बी है, तो बी व्यक्ति का भी वही ए और बी होना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उसका फेवरेट क्रिकेटर ए और सी है। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये दोनों अलग अलग आया, मतलब इसके अकॉर्डिंग अलग कलेक्शन है और इसके अकॉर्डिंग अलग कलेक्शन है, इस कारण से हम लोग इसको सेट नहीं बोलेंगे। तो सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड, और वेल डिफाइंड का मतलब होता है हर एक की दृष्टि से सेम कलेक्शन। हर व्यक्ति की दृष्टि से वो क्या होना चाहिए, सेम कलेक्शन होना चाहिए, तब जाकर के हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड बोलेंगे। ठीक है, तो यही है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसके अंतर्गत वही है, आप जितने अभी देखेंगे, तो नेचुरल नंबर का सेट होता है, होल नंबर का सेट होता है ना, उसके बीच वाले कोई भी एलिमेंट कंडीशन लेकर के सेट ले लो, वो सेट होते हैं। उसी तरह से फेवरेट क्रिकेटर हुए, फेवरेट फूड हुआ, ये जो फेवरेट वगैरह होते हैं, ये सब आपका सेट नहीं कहलाते हैं। तो सेट में से बस इसी वर्ड को आपको समझना है, वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड मतलब आपको आ जाना चाहिए, वेल डिफाइंड मतलब क्या होता है, हर एक की दृष्टि से सेम कलेक्शन, है ना। मतलब 3-4 आप सोचो, अलग अलग सोचो, और हर एक की कलेक्शन लो, और वो कलेक्शन वही होना चाहिए, तब जाकर के हम लोग उसको वेल डिफाइंड बोलेंगे। और अगर वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। अब सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो सेट को दर्शाने के लिए हम लोग ना अल्फाबेट का उपयोग करते हैं। कोई भी अल्फाबेट का, इसको दर्शाने के लिए यहाँ पर लिखा नहीं हूं, है ना, तो इसको आप नोट कर सकते हो। इसको दर्शाने के लिए क्या करते हैं, तो इसको दर्शाने के लिए हम लोग अल्फाबेट का उपयोग करते हैं। कोई ए से जेड तक कोई भी अल्फाबेट का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, और इसको लिखने के लिए हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसके जो जितने भी मेंबर होते हैं, है ना, उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी लिखा जाता है, जैसे 1 2 3 ले लिया। ठीक है, तो ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट।
ये छोटे छोटे चीज है, इसको आप आराम से जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आपको जो जो मतलब आपको लग रहा है कि मैं इसको भूल रहा हूँ, ठीक है, उस टॉपिक को लिखिए, और जिसको आपको पता है उसको मत लिखिए। ठीक है, जैसे बस इतना, हाँ मैं तो जानता हूँ कि दर्शाते हैं ऐसे हैं, उसके अंदर को एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट जो होता है कोई भी नंबर हो सकता है, या अल्फाबेट हो सकता है, या कुछ नाम भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं होता है कि अल्फाबेट ही होंगे, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। एलिमेंट जो होता है ABCD हो सकता है ना, रायपुर, दिल्ली, मुंबई, ये भी हो सकता है, कुछ भी लिखाया हो सकता है, उसको एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका नोटेशन, मतलब ये कोई भी कैपिटल अल्फाबेट से नोटेट करते हैं, उसके अंदर को एलिमेंट कहते हैं। और इसको जब भी लिखा जाता है उसको किसके अंतर्गत में लिखते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा किसके अंतर्गत लिखना है, किसके अंदर में लिखना है, कर्ली ब्रैकेट, है ना, कर्ली ब्रैकेट पे। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जो ऑब्जेक्ट होता है या एलिमेंट होता है, ठीक है, उसी को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं जी। ऑब्जेक्ट जो भी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट कहते हैं। इसके बाद देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको एक होता है ये हिंदी में लिख लीजिएगा। क्या है कि पहला चैप्टर को मैं बहुत सारे फॉर्मूला को हिंदी में नहीं लिखा हूं, और बाकी चैप्टर का हिंदी वगैरह भी लिख दिया हूं ना। तो इसमें से देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहला होता है रोस्टर फॉर्म। पहला है आपका रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म या सारणी विधि बोलते हैं इसको, सारणी बोल सकते हो या सूची। ठीक है, हिंदी में भी आपको फॉर्मूला वो में मिल जाएगा, सारणी या सूची विधि। सारणी या सूची विधि में क्या करते हैं, उसमें सारे मेंबर को लिखा जाता है ना, जो भी कलेक्शन है, जैसे ए लिखे 1 2 3 4 लिख दिए ये, या कोई भी मेंबर को अपना पूरा सारणी बना करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जो एलिमेंट को मतलब कि कॉमा लगा लगा के लिखते हैं, वो आपका रोस्टर फॉर्म होता है। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि उसके प्रॉपर्टीज को लिखा जाता है, और उसको लिखने का तरीका इस तरह से होता है, एक्स सच दैट एक्स, और उसके बाद इस एक्स के बारे में बताना है कि ये जो एक्स है, सॉरी ये वाला जो एक्स है, ये जो एक्स है क्या चीज है, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म या इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय, एक निर्माण विधि। ठीक है, तो समुच्चय निर्माण विधि या सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म, ठीक है, इसमें हमेशा उसकी प्रॉपर्टी को लिखा जाता है। तो ये सारे आने चाहिए। जैसे देखिए इसमें लिखेंगे कैसे, मान लीजिए मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म कुछ इस तरह से होता है। समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वरना आपको बस समझ समझ के ऐसे नोट करते जाना है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें करना क्या है। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में होता क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे ए, और यहां पर हम लोग कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे और इसके अंदर में उसके गुण को लिखेंगे। चाहोगे तो आप लिख सकते हो, जैसे एक्स लिखे, हमेशा एक्स लिखेंगे, फिर सच दैट, ये चिन्ह लगाएंगे, सच दैट, और ये एक्स क्या चीज है उसके बारे में यहां पर लिखना है। हिंदी में भी लिख सकते हो आप, एक्स, है ना, एक्स जो है एक से 4 तक के प्राकृत संख्या, एक एक्स, जहां हाँ एक्स कॉमा लगा करके 1 से 4 तक का प्राकृत संख्या, ऐसे लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, एक्स सच दैट एक्स क्या चीज है, तो एक्स जो है वो एक्स सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग टू एन है, मतलब एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। और ये जो नेचुरल नंबर है कुछ इस तरह से है, 1 को लेना है, 1 से बड़ा है और 4 के बीच में है, इस तरह से। तो ये भी आपका, आप हिंदी में लिखो चाहे इस तरह से मैथमेटिकल टर्म्स में लिखो, दोनों सही है। मतलब उसमें हमेशा प्रॉपर्टी लिखा रहेगा, मतलब ये जो एक्स है वो क्या चीज है उसके बारे में लिखाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और हमेशा सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में रहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम लोग देखते हैं तो अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो कोशिश कीजिए जो भी सेट बिल्डर फॉर्म है उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। टेबुलर मतलब ये टेबल के फॉर्म में लिखना है ना। तो जैसे मैं इसको टेबुलर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं, ए
और आपको बस एक्स क्या क्या चीज है उसके बारे में, तो एक से किसके बीच में है, 4 और प्राकृत संख्या, तो एक होगा प्राकृत संख्या, दो होगा, उसके बाद तीन होगा और उसके बाद क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, कोई किसी भी एलिमेंट को आगे पीछे लिख सकते हैं सेट में। ये रूल होता है, सेट के एलिमेंट जो होता है उसमें से अगर दो को पहले और एक को बाद में लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। मतलब अगर कोई ऐसे लिख दे ए इक्वल टू 2 है, 3 है, 1 है और 4 है, तो भी उस कंडीशन में ये भी सही है, ये भी सही है। तो इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब क्या होता है, उसमें हमेशा प्रॉपर्टीज लिखा रहता है, और प्रॉपर्टीज मतलब लिखने का तरीका यही है, आपको बस समझना क्या है, इसमें ऐसे लिखा रहता है एक्स और सच दैट एक्स। ठीक है, और यहां पर ये एक्स जो है वो क्या है, वो उसको यहां पर सच दैट के बाद बताना रहता है वो क्या चीज है। आप उसको पूरे वर्ड में लिख सकते हो या तो मैथमेटिकल टर्म्स में लिख सकते हो। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला कार्डिनियल नंबर या ऑर्डर ऑफ फिनाइट सेट। मतलब हमको ऑर्डर ऑफ फिनाइट सेट या कार्डिनियल नंबर बोलते हैं। कार्डिनियल नंबर मतलब उसकी संख्या। ठीक है, एन ए से डिनोट करते हैं। जैसे देखिए, अगर ए एक सेट है और इसमें मान लेते हैं 1 2 3 एलिमेंट है, तो इसका एन ए मतलब एलिमेंट कितने हैं, मेंबर कितने मेंबर हैं, उसको हम लोग काउंट करेंगे, तो उस काउंट करेंगे तो उसी को बोलते हैं कार्डेनियल नंबर। कार्डेनियल नंबर या ऑर्डर ऑफ इनफाइनाइट सेट, ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर बोल सकते हैं या तो कार्डेनियल नंबर बोलते हैं। तो सी एन कार्डेनियल नंबर से भी डिनोट कर, सी एन भी लिखते हैं या तो एन ए। तो ये कितने मेंबर है, 3 मेंबर, मतलब 3। ठीक है, मान लेते हैं ए लिखा है और इसके अंतर्गत लिखा है, अंदर में लिखा है राम, श्याम, मोहन, सोहन, ठीक है, रोहन, ऐसे कुछ लिखा है। तो बस आपको काउंट करना है, उसके अंदर एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। एलिमेंट कहने का मतलब ये नहीं होता कि अल्फाबेट ही होता है, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है ना। तो यहां पर ए क्या हो जाएगा, ए ने कार्डेनियल नंबर कितना हो जाएगा, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, मतलब कॉमा लगा के कितना लिखे हो उसी को हम लोग बोलते हैं कार्डेनियल नंबर। और कार्डेनियल नंबर किसका निकलता है, फिनाइट सेट का, मतलब वो परिमित होना चाहिए, है ना, इनफाइनाइट सेट नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट का तो इनफाइनाइट हो जाएगा कार्डिनियल नंबर। तो इस कारण से ये इस तरह से काउंट करना है, तो ये आप आराम से जानते होंगे इस तरह से। तो ऐसे नोट करते जाइए। और देखिए छोटा सा एग्जांपल, हाँ 2 3 4 5 लिखा हूँ, कितने मेंबर है, 4, हाँ 4। अब समझ में आ गया इसके बारे में, हाँ उसके एलिमेंट को काउंट करना है। इसके बाद सीधा आगे चलिए, अगला अगला देखिए। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको क्या देखना है, टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट में, ठीक है, टाइप ऑफ सेट क्या क्या है, तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ सेट है, एम्प्टी सेट या नल सेट या वाइड सेट। देखिए अंग्रेजी में बहुत सारे नाम हैं, या इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय। समुच्चय को मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ये रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। रिक्त माने एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। डिनोट क्या करते हैं, ए इक्वल टू 5 लिख देते हैं, या तो ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लिखो, उसके अंदर में कुछ भी एलिमेंट मत डालो। इसका जो कार्डेनियल नंबर होता है, एन ए जो होता है, वो 0 होता है। ध्यान देना है, यहां पर बस एक कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ये होता है कि अगर ए में हमारे पास ऐसे लिखा है, तो क्या ये नल सेट है, तो नहीं, ये नल सेट नहीं है। ठीक है, इसके अंदर में एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, इसका मतलब इसका कार्डेनियल नंबर जो है वो 1 है। ठीक है, इसका एन ए का मान अगर देखेंगे तो एन ए का मान कितना है, 1 है। इस कारण से ये जो है, ये आपका एम्प्टी सेट या नल सेट नहीं है। रिक्त समुच्चय के अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। मतलब अगर रिक्त समुच्चय को दर्शाओगे तो या तो खाली फाइल लिखोगे या तो कर्ली ब्रैकेट लिखोगे, लेकिन कर्ली ब्रैकेट के भीतर में कुछ भी नहीं लिखोगे, एक भी कुछ नहीं। ठीक है, तब जाकर के हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नल सेट। और नल सेट की क्वालिटी होती है उसके कार्डिनियल नंबर या उसका अंदर में एलिमेंट शून्य होता है, मतलब कुछ नहीं होता है, इसलिए एन ए क्या लिखते हैं, शून्य लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ये अक्सर क्या रहता है, ये आपको ना इसमें जैसे एग्जांपल में कोई कोई एग्जांपल में इसको क्या लिखते हैं हमेशा, सेट बिल्डर फॉर्म में एग्जांपल रहता है अक्सर। जैसे हम लोग बोले कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 ले लिया, यहां पर ऐसे दिया है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहां पर दिया है एक्स जो है बिलोंग टू रियल नंबर। अब यहां पर बताओ ये नल सेट है कि क्या है, तो यहां पर अगर हम लोग निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट -1 हो जाएगा, और ये तो एक इमेजिनरी नंबर है।
ठीक है, ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या है, क्या रियल नंबर है, नहीं है। अगर ये रियल नंबर नहीं है तो इसका जो मेंबर होगा वो क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं आएगा। या तो हम लोग फाइव लिख सकते हैं, तो इस तरह से भी लिखा रहता है। तो आपको बस समझना है कि ये जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, वो सेट बिल्डर फॉर्म खाली उसको आपको पता करना है कि वो क्या चीज है। समझ में आने के लिए आपको उसको हमेशा टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला, अगला है फिनाइट सेट, दूसरा प्रकार। ठीक है, इस तरह से आपको बना लेना है ना। फिनाइट माने परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। ठीक है, फिनाइट सेट किसको बोलते हैं, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फिनाइट हो या तो जीरो हो। ठीक है, फिनाइट हो या जीरो हो, तब जाकर के हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फिनाइट सेट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो नल सेट होता है उसको भी हम लोग फिनाइट सेट के अंतर्गत लेते हैं। उसके अंदर कोई भी एलिमेंट हो, होना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए, या तो फिर कुछ नहीं होना चाहिए, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फिनाइट सेट कहते हैं। कहने का मतलब जैसे ये चार एलिमेंट है तो एन ए चार हो गया, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो एन ए जीरो हो गया, तो भी हम लोग इसको फिनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट माने अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। तो अपरिमित समुच्चय मतलब क्या होता है, इसके एलिमेंट जो होने चाहिए वो इनफाइनाइट होने चाहिए। देखिए, बस ऐसे नोट करते जाना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट। तो उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। जैसे ए इक्वल टू लिखा है 1 2 3 4 डेड डेड डेस कॉमा लिखा है, तो यहां पर देखिए डेड डेस लिख गया, इसका लास्ट नहीं लिखा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट में कौन कौन आते हैं, नेचुरल नंबर हुआ, होल नंबर हुआ, रियल नंबर हुआ, है ना, ये क्यू हुआ, रेशनल नंबर हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, ये सारे जो नंबर होते हैं आपके इनफाइनाइट सेट है। ध्यान दे देना है ना। मतलब यहाँ पर छोटा सा लिख दिया हूँ एग्जाम्पल, मतलब कि ये नेचुरल, एन माने नेचुरल नंबर ना, प्राकृत संख्या, है ना, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, और कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्या, ये सारे क्या होते हैं, आपके इनफाइनाइट सेट होते हैं। चलिए आगे, आगे देखते हैं सिंगल टर्म। सिंगल टर्म मतलब एकल, एकल समुच्चय, सिंगल टर्म। इसमें देखो, सिंगल टर्म माने एक ही एलिमेंट होना चाहिए, तब हम लोग उसको सिंगल टर्म बोलेंगे। तो एक एलिमेंट, नंबर कार्डेलियन नंबर जो होना चाहिए, वो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, तब जाकर के हम लोग उसको सिंगल टर्म सेट कहते हैं। इसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट, है ना। इक्विवेलेंट माने समतुल्य, है ना, समतुल्य। ठीक है, इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट सेट मतलब क्या होता है, तुल्य होना चाहिए। तुल्य कहने का मतलब क्या होना चाहिए, उसके मेंबर, उसके जो कार्डिनियल नंबर है वो बराबर होने चाहिए। देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, बस मेन यही है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, मतलब एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, एलिमेंट के नंबर इक्वल होने चाहिए ना, सेम नहीं होने चाहिए। सेम हो चाहे मत हो, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, इसमें क्या है, 1 2 3 लिखा है, इसमें एबीसी लिखा है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट उसके इक्वल होने चाहिए, चाहे एलिमेंट अलग अलग क्यों ना हो, तब हम लोग उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। इसके बाद आता है इक्वल सेट। इक्वल माने समान, समान समुच्चय। तो समान समुच्चय क्या होगा, जब ए इक्वल टू बी हो, माने उसके नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल होने चाहिए, साथ साथ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब एन ए और एन बी बराबर होना चाहिए, एन इक्वल टू एन बी होना चाहिए, और साथ साथ क्या होने चाहिए, ए और बी के एलिमेंट सेम होने चाहिए, सेम एलिमेंट। ठीक है, दोनों के क्या एलिमेंट होने चाहिए, सेम एलिमेंट। जैसे देखो, इसमें है ए बी सी डी, इसमें डी बी सी ए लिखाया है, मतलब वही एलिमेंट है ना, आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं होता, एलिमेंट तो वही है। तो अगर सेम एलिमेंट है और दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, तब हम लोग उसको बोलते हैं इक्वल सेट। तो यहां पर एक बात आता है, क्या इक्वल सेट को हम लोग इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना। इक्विवेलेंट सेट की कहानी ये होती है कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, उसके मेंबर से कोई ताल्लुकात नहीं होता है।
क्या इक्विवेलेंट सेट को हम लोग इक्वल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल होते हैं लेकिन उसके एलिमेंट सेम नहीं होते हैं। ठीक है, और एलिमेंट अगर सेम नहीं है तब हम लोग उसको नहीं बोल सकते। ठीक है जी, चलिए देखते हैं आगे। तो इस तरह से देखते जाना है। अगला टॉपिक है सबसेट। देखिए, आपको ना इसी तरह से आपको करना है, एक कॉपी बना लेना है और सारे कॉपी में हर टॉपिक का टॉपिक वाइज एक एक एग्जांपल, जिसको आपको भूल रहा हूं टाइप का लग रहेगा, उसको एक लिख दीजिए और उसमें ऐसे करके बादल बना दीजिए और उसके अंदर में लिख दीजिए, आपको वो तुरंत फोकस करेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है हमारा सबसेट। सबसेट माने क्या होता है? उपसमुच्चय। सबसेट माने क्या हो गया? उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय किसको बोलते हैं? तो उपसमुच्चय मतलब क्या होता है? अगर दो सेट है, ठीक है, और उस सेट के जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट में बिलोंग कर रहा है, उसके जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट में बिलोंग कर रहा है, तब हम लोग उसको बोलते हैं सबसेट कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे देखो, जैसे मैं मान लो एक सेट लिया ए और इसके एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट लिया बी और इसमें है मान लेते हैं 1 2 से लेकर के 10 तक है। ठीक है, अब देखिए ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं, क्या बी के एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहे हैं? नहीं। बी के सारे एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं, इसमें तो कुछ बच जा रहा है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग ए को बी का सबसेट कहेंगे, ए को बी का सबसेट कहेंगे, सबसेट कहेंगे। जो ए सेट है ना, जो छोटा सेट है वो बड़े सेट का क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। ये है सबसेट की कहानी, है ना। और अगर हम लोग इसको वेन डायग्राम में देखेंगे तो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये है और ये है सेट। ठीक है, ये मान लेते हैं ए सेट है और ये मान लेते हैं बी सेट है। ठीक है, तो बी के जो एलिमेंट है, बी में तो 1 से लेकर के 10 तक के नंबर है और ए में कितना है? 1 2 3 है, 1 2 और 3 है, और बाकी इसमें है ना 4 5, है ना, से लेकर के कहां तक? 10 तक। तो ये जो होगा, ए जो होगा वो बी का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, अगर मान लेते हैं कि ए में 3 मेंबर है, 1 2 है, और बी में मान लेते हैं 3, क्या कम लिखना पड़े इसलिए इसी को लिख दे रहा हूं, 1 2 है, तो क्या हम लोग इसको भी सबसेट बोलेंगे? तो बिल्कुल बोलेंगे। ए देखिए, ए के सारे मेंबर बी में बिलोंग कर रहा है, बी के सारे मेंबर ए में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए जो है बी का सबसेट है, बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। ठीक है, और बी जो है वो ए का सबसेट है, बी जो है वो ए का क्या है? सबसेट है। मतलब ए बी का भी सबसेट है, बी जो है वो ए का भी सबसेट है। और ये ऐसा कंडीशन आ गया कि दोनों इक्वल भी सेट है। अगर ये दोनों कंडीशन आता है कि ए बी का सबसेट हो और बी ए के दोनों का भी सबसेट हो, तो उस कंडीशन में वो दोनों सेट क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका आएगा। तो सबसेट कहने का मतलब यही है, सबसेट में ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है। ठीक है, लेकिन हम लोग इस प्रकार के जो सबसेट होता है इसको एक और नाम देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का एक तो कंडीशन होता है और वो कंडीशन ये है कि दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर इक्वल है तो उसको हम लोग प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे। मतलब प्रॉपर सबसेट के लिए क्या होता है? वेन डायग्राम एक ए है ये, है ना, तो बी जो होगा, ठीक है, जो बी जो होगा वो आपका इससे बड़ा होना चाहिए, तब हम लोग इसको प्रॉपर सबसेट कहेंगे। लेकिन अगर बी जो है वो इसी में बिलोंग कर रहा है, मान लेते हैं यही बी है और यही ए है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे। ठीक है, सबसेट है ना? हाँ है। तो इसीलिए सबसेट और प्रॉपर सबसेट दोनों अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। सबसेट मतलब क्या होना चाहिए? उसके अंदर में होना चाहिए, चाहे वो सारे हो चाहे कुछ एलिमेंट हो, लेकिन सारे होने चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन ये भी होता है, क्या हम लोग इसको सबसेट बोलेंगे?
जैसे मैं मान लो एक लिख दिया, यहां पर एक लिख दिया ए सेट, और यहां पर एलिमेंट लिख दिया 1 2 3 4 लिख दिया, और यहां पर लिख दिया बी सेट, और इसमें ले लिया 2 3 4 5 6। क्या हम लोग ए को बी का सबसेट बोलेंगे? क्या बी को ए का सबसेट बोलेंगे? तो नहीं, ना तो ए को बी का बोल सकते हैं, ना तो बी को ए का बोल सकते हैं। रीजन, ए के देखिए 3 एलिमेंट इसके अंदर है, लेकिन ये जो एलिमेंट है इसके अंदर नहीं है। इसका भी देखेंगे तो इसके 3 एलिमेंट इसके अंदर है, लेकिन ये 2 एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। इस कारण से हम लोग इसको सबसेट नहीं बोलेंगे। सबसेट मतलब होना चाहिए कि उसके सारे एलिमेंट या तो उसके अंदर होने समाहित होने चाहिए, या तो इक्वल होने चाहिए, तब जाकर के हम लोग उसको क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसेट की कहानी आपको समझ में आ गया होगा। इसी में से एक आ जाता है प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट भी मैं आपको समझा दिया। प्रॉपर सबसेट हम लोग कब कहते हैं? जब ये जो होता है ए जो होता है, ये इसको डिनोट करने के लिए सबसेट को उल्टा ऐसे लेटा हुआ यू से डिनोट करते हैं, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, और प्रॉपर सबसेट जो होता है, उस प्रॉपर सबसेट जो होता है उसको भी डिनोट करने के लिए ऐसे ही करते हैं, ए सबसेट है किसका, बी का। ध्यान रहे यहां पर इसको पढ़ने का तरीका, बहुत लोग पढ़ना नहीं जानते, बहुत लोग ना इसमें बहुत गलतियां करते हैं। गलतियां ये करते हैं कि बी जो है वो ए का सबसेट है, कि ए जो है वो बी का सबसेट है। तो सामने वाला जो रहता है वो इस भीतर वाला का सबसेट होता है। सामने वाला भीतर वाले का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ध्यान दीजिएगा इसको, बस इसको अगर समझ में नहीं आता है तो लिख दीजिएगा, सामने वाला भीतर वाले का सबसेट होता है, मतलब इधर वाला ये सामने वाला सबसेट होता है, सामने वाला सबसेट होता है, ऐसे। ठीक है, बस इतना आपको समझना है। प्रॉपर सबसेट भी आपको समझ में हो गया। अब इसके बाद आता है, यदि ए जो है बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सबसेट है, तो उस कंडीशन में ये दोनों सेट आपस में क्या होते हैं, इक्वल। इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट नहीं बोलते, इक्वल सेट कहते हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये होता है, कहते हैं जी, सॉरी, यहां पर मैं थोड़ा सा एक मिस्टेक कर रहा हूं। प्रॉपर सबसेट कहा जाता है, प्रॉपर सबसेट मतलब उसके अंदर हो, तब हम लोग इसको इसको भी प्रॉपर सबसेट कहते हैं और इसको भी प्रॉपर सबसेट कहते हैं, मतलब ये दोनों प्रॉपर सबसेट है। जितना बोल रहा था ना वो थोड़ा सा वो हो गया है मिस्टेक, ध्यान दीजिएगा। चाहे ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो भी ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। और अगर मान लेते हैं ये ए है और यही बी है, ठीक है, तो भी ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है, ये बी जो है ए का प्रॉपर सबसेट है। उस कंडीशन में भी कहते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर मतलब उसके अंदर में हो, चाहे उससे घेरा में अंदर आ जाए, तब हम लोग उसको प्रॉपर कहते हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन है ना। और इसमें से याद रखने वाला कंडीशन कौन सा है, ये वाला स्टार लगा के। देखिए मैं स्टार यहाँ पर वो किया हूं, जो ज्यादा अच्छा है उसको थोड़ा सा अच्छा हाईलाइट कर लीजिए। जैसे ये ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तो उस कंडीशन में दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ इंटरवल भी लिख दिया हूं। इंटरवल जितने भी होते हैं वो भी एक सेट ही होते हैं। ठीक है, जैसे ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल जो होता है मतलब जो भी रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन इंटरवल मतलब समझ गए होंगे, ए और बी को इंक्लूड नहीं करते हैं, उसके सारे अंदर के एलिमेंट इंक्लूड रहेंगे, लेकिन ए और बी इंक्लूड नहीं रहेंगे। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, सेट है ना। सेट देखिए सेट के रूप में लिखा गया है, जैसे ये है, तो ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है। तो क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज ओपन इंटरवल, तो ये जो जितने भी इंटरवल होते हैं वो भी एक प्रकार के सेट ही होते हैं। ठीक है, तो ये है, ध्यान दीजिएगा। अगला, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला है, अगला है आपका, अगला टॉपिक है पावर सेट। अगला टॉपिक क्या है, पावर सेट। ठीक है, देखिए पावर सेट, तो पावर सेट मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट, उसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट। थोड़ा सा समझा देता हूं, सेट ऑफ ऑल सबसेट। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कोई एक सेट है, ए सेट है, और इसमें एलिमेंट है, मान लेते हैं ए बी सी एलिमेंट है, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे। ठीक है, इसको कितने सबसेट बनेंगे। अच्छा, इसके पहले आप लोगों को एक चीज और लिख लीजिएगा, उसमें नंबर ऑफ सबसेट। इसके पहले देखिए,
यहां पर तो हम लोग ये पता चल गया कि सबसेट होता है, लेकिन कितने सबसेट बना सकते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा डिनोट कर लेते हैं। यहां पर थोड़ा सा एक चीज भूला हूं, हालांकि वो बाद में लिखाया है, नहीं लगेगा। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट क्या है? जैसे हमारे पास ए है और इसमें एलिमेंट है 1 2 3 है। ठीक है, तो इसके क्या क्या सबसेट बन सकता है? तो पहला तो ये कि अगर खाली 1 हो तो भी इसका सबसेट होगा, 2 हो तो भी इसका सबसेट होगा, 3 हो तो भी इसका सबसेट होगा। अगर 1 और 2 दोनों हो तो भी इसके सबसेट होंगे, है ना। 2 और 3 हो तो भी इसके सबसेट होंगे, है ना। 1 3 हो तो भी इसके सबसेट होंगे, 1 2 3 तीनों हो तो भी इसके सबसेट होंगे। या तो कुछ नहीं हो तो भी इसका सबसेट होगा। कुछ नहीं हो तो इसी को हम लोग एक और दिखते हैं 5, तो भी इसके क्या कहलाता है? सबसेट होता है। मतलब अगर कोई भी एलिमेंट ना हो तो भी सबसेट होता है। तो देखिए कितने सबसेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 मतलब 3 एलिमेंट है तो कितना होता है? 8। तो इसी का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ सबसेट जब भी निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 का पावर n। एन माने नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे इसमें 3 एलिमेंट है तो 3 एलिमेंट माने 2 का घात 3 माने कितना हो जाएगा? 8। 8 इसके क्या हो जाएंगे? सबसेट हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 सबसेट हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर एक चीज मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, सबसेट और एलिमेंट इन दोनों में कुछ अंतर होता है। जैसे हमारे पास क्या होता है, जैसे यहां पर मान लेते हैं ए एक सेट है, इसमें है A B C एलिमेंट है। ठीक है, तो क्या ए जो है, ए बिलोंग टू सेट ए है? यहां पर बिलोंग टू इसको पढ़ते हैं बिलोंग टू, ये सब जानते होंगे, इस कारण से वहां पर इंक्लूड नहीं किया हूं, नहीं तो आप कर सकते हो ना। और ये इसका एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, तो क्या ये जो है ए में बिलोंग कर रहा है? मतलब ये जो एलिमेंट है वो ए में बिलोंग कर रहा है या ये सही है? ध्यान देना, तो ये जो बिलोंग टू या एलिमेंट, एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट मतलब इसके अंदर में जैसा दिख रहा है उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। और एलिमेंट जो होगा, अगर ऐसा दिख रहा है क्या उसके भीतर में करली ब्रैकेट को छोड़ के, करली ब्रैकेट के छोड़ के ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं, इस कारण से ये गलत है। मतलब ये एक सेट है, और सेट जो है इसके अंदर में बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं। अगर हमारे पास कोई सेट कुछ इस तरह से रहता कि सेट के अंदर में कोई सेट है ना, और ऐसे लिखा है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए जो है वो बिलोंग टू ए है। ठीक है, मतलब क्या होता है? बिलोंग टू का मतलब होता है उस करली ब्रैकेट जो फर्स्ट और लास्ट है उसको छोड़ दो, उसके भीतर में इट इज सेम टू सेम दिखना चाहिए। अगर वो इट इज सेम टू सेम दिख रहा है तब जाकर के उसको हम लोग बिलोंग टू लिखते हैं, और वरना बिलोंग टू नहीं लिखते हैं। जैसे ये नॉट बिलोंग टू, और नॉट बिलोंग टू को कट करके लिखते हैं। ये सब चाहोगे तो उसमें नोट कर सकते हो। ठीक है, और यहां पर देखिए ए बिलोंग टू ए लिखा है, तो ये सही है क्या? बिल्कुल सही है। देखिए ए सेम टू सेम इसके अंदर में दिख रहा है, तो दिख रहा है, यहां पर देखिए दिख रहा है ना ए। इस कारण से इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते। उसी तरह से अंतर बता रहा हूं ना, ये हो गया बिलोंग टू वाले में, और एक होता है सबसेट वाले में। सबसेट, क्या स्मॉल ए जो है वो सबसेट है ए बी सी का, या फिर स्मॉल ए के बीच में कर्ली ब्रैकेट लगाया है ये सबसेट है इसका, या फिर ऐसे लिखा है और ये ऐसे है सेट, इसके अंदर में एक और कर्ली ब्रैकेट है, और मान लेते हैं बी और सी है। कौन सा सही है? तो कौन सा कंडीशन सही है, ये वाला, ये वाला, ये वाला? तो ध्यान दीजिए, जो सबसेट होता है ना वो एक प्रकार का सेट होता है, मतलब एक प्रकार का सेट होना चाहिए। तो कहने का मतलब उसके अंदर में जो दिखेगा वैसे नहीं, बल्कि उसके अंदर जो भी एलिमेंट है उसमें फिर अलग से करली ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं ये सही है क्या, ए इसका सबसेट है? तो पहले बात ये गलत है क्योंकि ये सेट ही नहीं है।
सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें क्या करना पड़ता है, इसके सामने में क्या लगाओगे, कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, तो ये गलत हो गया। ये कर्ली ब्रैकेट लगा है मतलब ये सेट है, ये भी सेट है, तो इनमें दोनों में से कौन सा सही है, ये वाला सही है कि ये वाला सही है। तो देखिए इसको चेक करने का तरीका होता है, जब भी अंदर के एलिमेंट को देखते हैं तो उसके फर्स्ट और लास्ट कर्ली ब्रैकेट को छोड़ दोगे, फर्स्ट और लास्ट कर्ली ब्रैकेट को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद उसके अंदर के मेंबर में अलग अलग कर्ली ब्रैकेट लगा के प्रेजेंट करेंगे, मतलब एक एक का, दो दो, तीन तीन करके, वो होता है आपका सबसेट। सबसेट में क्या होता है, इससे कोई रोल नहीं रहता है, इसके अंदर जो एलिमेंट है उसके अंदर में ऐसे कर्ली ब्रैकेट रहता है, तो ऐसे वाले एलिमेंट जो होंगे उसके सबसेट कहलाएंगे। तो ऐसे लिखाया है क्या, बिल्कुल। तो ये जो है ये सही है, ये गलत है, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर इसके अंदर में खाली ए रहता तो ठीक है, लेकिन इसमें खाली ए है क्या, नहीं है। इसमें तो ये है कि इसके अंदर में एक कर्ली ब्रैकेट में ए लिखाया है, इसका मतलब इसके इसका सबसेट इस बड़े सबसे इस बड़े सेट का सबसेट कौन होगा, तो इसके अंदर में जो भी एलिमेंट है उसमें एक और कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। मतलब अगर ऐसे लिखाया है तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट, नहीं तो वो सबसेट नहीं है। ठीक है, लास्ट कंक्लूजन क्या निकलता है कि आप कभी भी बिलोंग टू देखोगे, बिलोंग टू देखोगे तो अंदर के कर्ली ब्रैकेट के अंदर का सेम दिखना चाहिए, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो सेम दिखना चाहिए यहां का एलिमेंट से, तब जाकर के हम लोग उसको एलिमेंट कहेंगे, तब जाकर के वो ट्रू होता है। अगला होता है सबसेट। सबसेट में क्या होता है, यहां पर जो भी है उसके लिए आप क्या करोगे, कर्ली ब्रैकेट को छोड़ दोगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जो एलिमेंट है उस एलिमेंट में आप अलग से कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, एक एक के साथ में, दो दो के साथ में, मतलब आप पेयर पेयर करके लगा सकते हो। अगर वैसी यहां पर लिखाया है, यहां पर वैसी लिखाया है, ये कर्ली ब्रैकेट बाद में लगाने पर, यहां जो एलिमेंट है उसमें हम लोग कर्ली ब्रैकेट लगा रहे हैं और वैसी लिखा है, तब जाकर के हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सबसेट है कि एलिमेंट है, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। आप एक दो उदाहरण लिख करके आप ना उसको लिख लीजिए ऐसे शॉर्ट नोट में, मतलब जो भी आपको लगता है कि मैं इसको भूल रहा हूं या समझने में दिक्कत होता है उसको शॉर्ट नोट में नोट कर लो। ठीक है, अपने भाषा में नोट करना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, चलिए देखते हैं, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है पावर सेट। अगला टॉपिक आ गया पावर सेट। पावर सेट माने घात समुच्चय। ठीक है, घात समुच्चय मतलब क्या होता है, घात समुच्चय मतलब सेट, सब जितने एक सेट है उसका हम लोग बनाएंगे सबसेट, उसका हम लोग क्या बनाएंगे, सबसेट, और उस सबसेट को हम लोग एक सेट बनाएंगे, तब हम लोग इसको बोलेंगे पावर सेट। ठीक है, और पावर सेट के लिखने के लिए सामने में पी लिखा जाता है, मतलब सब सेट का सेट, सीधा सा सब सेट का सेट, ऊपर में लिखाया है सेट ऑफ ऑल सबसेट, मतलब जितने भी सेट हैं उसके, मतलब ऑल सबसेट, मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट, सबसेट जितने हैं उसके सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट कहते हैं। ठीक है, और पावर सेट वही होता है, जैसे देखिए यहां पर देखिए 1 2 3 एलिमेंट लिया हूं तो इसके सबसेट क्या होंगे, 5 होगा, ये होगा, ये होगा, 8 सबसेट बनेंगे, अभी मैं बना के बताया था। अगर मैं इसको कर्ली ब्रैकेट के भीतर में लिख दूं तो इसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट, और पावर सेट वही है, पावर सेट एक प्रकार का सबसेट होता है, इस कारण से नंबर ऑफ पावर सेट क्या हो जाएगा, 2 का पावर n, 2 का पावर क्या हो जाएगा, n। ठीक है, अगर ए सेट है उसमें n एलिमेंट है तो उसका पावर सेट हो जाएगा 2 का पावर n। अब इसके बाद देखिए दो और फॉर्मूला लिखा हूं, ये भी आपका अच्छा फॉर्मूला है, इसको आपको बिल्कुल जानना है। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, ए को छोड़ देते हैं, माने सेम जो रहता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। अच्छा देखिए, अच्छा वहां पर ठीक बोल रहा था जी, मैं ठीक बोल रहा था मैं ही, देखिए मैं खुद कंफ्यूजन हो जा रहा हूं, है ना। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि वो जो सेम होता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं।
ठीक है, मतलब जैसे क्या होता है, यहां पर देखिए प्रॉपर सबसेट अगर निकालेंगे, प्रॉपर सबसेट, जैसे यहां पर क्या हुआ, देखिए ए सेट है और इसका सेम एलिमेंट ये है, तो इसको आप छोड़ दो, तो बाकी जो है उसको हम लोग प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो कितने एलिमेंट छूटे, एक, इस कारण से इसका फॉर्मूला हो जाता है टू का पावर क्या हो जाएगा, टू का पावर n-1, मतलब इसको छोड़ना है। उसी प्रकार से इसमें होता है नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, माने नॉन एम्प्टी माने नल सेट को भी छोड़ो, और नॉन नल सेट को भी छोड़ो, और ऑल एलिमेंट वाले को भी छोड़ोगे, तो ए और फाइव दोनों को छोड़ दोगे तो ये होता है। तो कभी कभार लिखा रहेगा नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट कितना होगा, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होता है ना, टू का पावर n माइनस क्या, टू। इसमें दो चीज को छोड़ते हैं, एक फाइव को भी छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, फाइव को भी छोड़ दिया जाता है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं इसके बारे में थोड़ा सा, जैसे देखिए इधर इसको बोलते हैं सबसे पहला आपको सबसेट। तो इसका सबसेट का फॉर्मूला टू का पावर n, प्रॉपर सबसेट, तो इसका फॉर्मूला होता है टू का पावर n-1। किसको छोड़ते हैं, ए को, ठीक है। जो सेट होता है जिसका आप सबसेट निकाल रहे हो, उस ए को अगर छोड़ दोगे तब जाकर के हम लोग उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी माने अरिक्त उपसमुच्चय। देखिए बहुत चीज ना आपको इंग्लिश में ज्यादा बेटर होगा याद करना, इस कारण से इंग्लिश में लिख दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें से देखिए, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है टू का पावर n-1, इसमें क्या को छोड़ते हैं, फाइव को छोड़ते हैं। इसके बाद अगर दोनों लिखाया है, नॉन एम्प्टी और प्रॉपर लिखाया है ना, मतलब यहां पर लिखा है नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, तो उस कंडीशन में दो चीज को छोड़ना है, आपको ए को भी छोड़ना है और फाइव को भी छोड़ना है, इस कारण से टू का पावर n में टू को छोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिएगा ये तीन फॉर्मूला, ठीक है। प्रॉपर सबसेट टू का पावर n-1, नॉन एम्प्टी सबसेट टू का पावर n-1, है ना, खाली नॉन एम्प्टी मतलब एम्प्टी को नहीं लेना है, सबसेट प्रॉपर नहीं बोला हूं, और नॉन एम्प्टी प्रॉपर बोला जाए तो आपको ए को भी नहीं लेना है और फाइव को भी नहीं लेना है, ठीक है। तो ये होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट। अब हम लोग देखेंगे सेट के संक्रिया, ऑपरेशन, ऑपरेशन माने क्या होता है, संक्रिया, ठीक है। तो ये वाले चैप्टर का हिंदी में नहीं लिखा है, बाकी का सबका और जो अंग्रेजी वर्ड है उसके बगल में हिंदी भी लिखा है ना, जैसे यूनियन माने संघ होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी का लिखाया है, मतलब जो आपका ये जो कॉपी है ना वो आपका प्योर इंग्लिश में नहीं है, हिंदी इंग्लिश मिक्स है, और क्या है कि इंग्लिश लिखना थोड़ा जल्दी हो जाता है, इस कारण से इंग्लिश में ज्यादा वर्ड का उपयोग हो गया है, बाकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए देखते हैं संक्रिया। तो इसी में सबसे पहला आता है संघ, है ना। यहां पर हम लोग दो सेट लेते हैं, और दो सेट का संघ किसको बोलेंगे, तो ये सब हम लोग ना वेन डायग्राम से करते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम आपको आना चाहिए, वेन डायग्राम माने क्या होता है, ठीक है। तो वेन डायग्राम मतलब क्या होता है, आप कोई भी डायग्राम बना सकते हो और उसके अंदर एलिमेंट लिख करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये जो वेन डायग्राम होता है, एक सर्कल हो सकता है, एक चौकोन हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, आपकी मर्जी, आप जो भी बनाना चाहो, एक आकृति बनाना है, मतलब वेन डायग्राम मतलब एक आकृति, आकृति है और उसके अंदर एलिमेंट को लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं, तब जाकर के हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग लेते हैं क्या है, सबसे पहला यूनियन, संघ। तो संघ माने सब लोग जानते हैं, इसको डिनोट करते हैं यू टाइप के जो सिंबल होता है उससे, ठीक है। और इसको पढ़ते ऐसे है, ए सेट है, मान लेते हैं दो नॉन एम्प्टी सेट है, ए सेट और बी सेट है, नॉन एम्प्टी क्या, कुछ एम्प्टी होगा तो भी चलेगा, तो ए यूनियन बी, ये जो होता है इसको यूनियन पढ़ते हैं, या फिर हिंदी में संघ बोलते हैं, ए संघ बी। तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर वेन डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए रिप्रेजेंट करके मैं बताया हूँ, जैसे हमारे पास एक सेट ए है, ये प्रेजेंट कर रहा है, और एक सेट बी है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये जो बी सेट है।
तो यूनियन कितने को बोलते हैं? तो यूनियन का मतलब होता है यहां इसके बीच वाले सारे मेंबर, ये वाले, ये वाले, ये वाले सारे, ये जितने भी आ रहे हैं इन सबको हम लोग बोलते हैं यूनियन। ठीक है, और ध्यान रहे ये देखिए ये दोनों का कॉमन पार्ट है, तो कॉमन पार्ट भी आएगा, इधर वाला आएगा, इधर आएगा, तो वो होता है आपका क्या? यूनियन। और यूनियन को ऐसे करते हैं, तो ये सब लोग जान लेते हैं, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ए हमारे पास सेट है 1 2 3 4 है, और बी हमारे पास सेट है जिसमें लिखा है 2 4 6 8 लिखा है। तो अगर हम लोग इसका यूनियन निकालें तो यूनियन क्या होता है? सारे एलिमेंट को लेना है। तो ध्यान रहे सेट में, किसी भी सेट में डबल तो लिखना नहीं रहता है, तो इसको और इसको के सारे एलिमेंट को, तो 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो। ठीक है, अब देखो 2 और 4 तो आ गया, इस कारण से इसको छोड़ो, और क्या क्या बचा? 6 और 8, तो ये हो जाएगा इसका क्या? यूनियन। तो यूनियन आप सेट हो जाएगा, तो इस तरह से यूनियन सेट होता है। ठीक है, मतलब संघ होता है। संघ के कुछ फॉर्मूला, अब इसको देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको यहाँ पर नोट किया हूं। ठीक है, आपको आना चाहिए सेट बिल्डर फॉर्म में। तो एक्स जो है वो कैसे होता है? आइदर एक्स बिलोंग टू ए या तो बिलोंग टू बी। मतलब ये जो एक्स है, एक्स कहने का मतलब ये जो, अगर मैं इस सारे एलिमेंट को एक्स मानू, मतलब यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, इन सब एलिमेंट को एक्स मानो, तो ये जो एक्स है या तो ए में बिलोंग करता है या तो बी में बिलोंग करता है। ठीक है, ए में बिलोंग करेगा या तो बी में बिलोंग करेगा। ठीक है, यहां पर क्या वर्ड का उपयोग किया जाता है? या, आर। यहां पर ध्यान दीजिएगा, या का उपयोग किया जाता है ना। तो इसका हिंदी वर्ड में क्या होता है? मीनिंग या होता है, ध्यान दीजिएगा, यूनियन माने या, है ना। ए या बी माने एक्स जो है ए में बिलोंग करेगा या तो बी में बिलोंग करेगा, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? यूनियन कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे यहां पर लिख दिया है ए एक सेट है, बी सेट है, तो इसका यूनियन कुछ इस तरह से होगा। प्रॉपर्टी, कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, तो ये सब नोट करके, जैसे ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए के बराबर होता है। मतलब ये क्या है? ए यूनियन बी लिखो चाहे बी यूनियन ए लिखो, दोनों आपका बराबर ही होता है। जैसे ये ए है, ये बी है, सबसे अच्छा वेन डायग्राम, इससे आपको आराम से समझ में आएगा। तो इतना और ये इतना, चाहे ए यूनियन बी लिखो चाहे बी यूनियन ए लिखो, आएगा तो इतना, उसके भीतर का ही पार्ट आएगा, तो यही वाला पार्ट ना। तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी लिखो चाहे बी यूनियन ए लिखो, दोनों इक्वल होते हैं। ए यूनियन बी का यूनियन करो, उसके बाद सी का यूनियन करो, या फिर ए का बी और सी का यूनियन करो, उसके साथ में ए का यूनियन करो, तो भी वो क्या होता है? इक्वल होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है ना। इसके बाद है देखिए, ए यूनियन ए किसके बराबर होता है? ए। ए यूनियन फाइव किसके बराबर होगा? ए। मतलब ए का ए से यूनियन रखेंगे तो ए ही रहेगा, ए का फाइव से यूनियन रखेंगे तो ए ही होगा ना। उसी प्रकार से ए का यू से यूनियन रखेंगे, यू माने क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, समष्टीय समुच्चय बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में मैं नहीं लिख पाया हूं। समष्टीय समुच्चय, समष्टीय समुच्चय माने क्या होता है? वो समुच्चय जिसके अंदर बहुत से बड़ा समुच्चय हम लोग अलग को नहीं मानते हैं, उसी के अंदर से हम लोग समुच्चय को लेते हैं। ठीक है, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं? समष्टीय समुच्चय। समष्टीय समुच्चय क्या होता है? क्या पूरे जो सबसे बड़ा नंबर है वही समष्टीय समुच्चय होगा? ऐसा नहीं है। जैसे मान लेते हैं ए एक सेट है, तो ए एक सेट है तो इसका समष्टीय समुच्चय ए को भी मान सकते हैं या फिर यहां से एक्स्ट्रा को भी मान सकते हैं। मतलब इसका समष्टीय समुच्चय या तो यही हो सकता है, या तो ये बड़ा लेकर के ये पूरा यू भी हो सकता है, जो उससे बाहर भी है। ठीक है, तो उसी के अंदर में एलिमेंट हो तो भी ठीक है, और उससे बाहर भी हो तो भी ठीक है। तो ये होता है आपका समष्टीय समुच्चय, यूनियन होता है। ठीक है, और यूनियन में सेट, कोई सेट बिलोंग करता है, ध्यान दीजिएगा ना। तो अगर हम लोग ए और यूनियन का यूनियन निकालें, मतलब वो जो समष्टीय समुच्चय है, यू माने यहां पर समष्टीय समुच्चय है ना। ठीक है, यू यहां पर यूनियन नहीं है, यू माने यूनिवर्सल सेट, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, यूनिवर्सल सेट है। तो अगर हम लोग उसको निकालेंगे तो वो किसके बराबर होता है? यू के बराबर। ए जो है अगर बी का सबसेट है ना, ए अगर बी का सबसेट है, तो उस कंडीशन में ए यूनियन बी किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। ये आपका कहता है कैसे? तो ये देखिए, बहुत सारे चीजें याद नहीं आते हैं, तो याद नहीं आएंगे तो क्या करोगे? वहां पर परीक्षा में ये सबको रट के नहीं जाना है, आपको बस वहां पर तुरंत वेन डायग्राम क्रिएट करना है, और वेन डायग्राम क्रिएट करके अपने माइंड को तुरंत समझ लेना है। जैसे यहां पर क्वेश्चन ये बोला है कि ए जो है बी का सबसेट है,
अगर ए सबसेट है मतलब ए भीतर में है, बी बाहर में है ना, ये वाला इसका सबसेट होता है। और सबसेट का चिन्ह है ये, तो ये इसका अगर सबसेट है, ठीक है, ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है, तो अगर हम लोग इसका यूनियन निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, जो बाहर है वो उसके बराबर होगा, इसके बराबर तो होगा। ठीक है, जैसे यहां पर है 1 2 3 है और ये 4 5 है, इसका मतलब बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 है और ए में 1 2 3 है। तो उस कंडीशन में इसका यूनियन निकालोगे तो किसके बराबर होगा, बाहर जो बड़ा समुच्चय होगा उसी के बराबर होता है यूनियन, तो ये हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, बी के बराबर हो गया, तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार से ए और बी का यूनियन यदि फाई है ना, अगर ए और बी का यूनियन फाई आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि ए भी फाई है और बी भी फाई है। ठीक है, मतलब कहीं पर ये कंडीशन दे दिया, ध्यान दीजिए कि इन दोनों का यूनियन फाई दे दिया है, इसका मतलब क्या है, फाई मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ए में भी एलिमेंट नहीं है और बी में भी एलिमेंट नहीं है। आठवां, आठवां क्या है, ए अगर ए यूनियन बी का सबसेट है एंड बी जो है ए यूनियन बी का सबसेट है, अगर ए जो है ए यूनियन बी का सबसेट है और बी जो है वो बी यूनियन, हाँ, बी का सबसेट है, मतलब ये प्रॉपर्टी है जी। कहने का मतलब क्या होता है, ए जो होता है वो हमेशा उसकी सेट और उसके अलग सेट के यूनियन का सबसेट होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं मान लो किसी का यूनियन निकाला, जैसे ए सेट लिया, ये ए सेट लिया, ये बी सेट लिया, ठीक है, अब इन दोनों को मिला करके मैंने एक सेट क्रिएट किया यहां से यहां तक, देखिए ये सारे, तो क्या ये सारे जो हैं इसके सबसेट नहीं है, ए के भी सबसेट है, बी के भी सबसेट है, मतलब ए वाले भी आ रहे हैं इसी अंदर और बी वाले भी आ रहे हैं, तो कहने का मतलब यूनियन जो होता है, अगर हम लोग उसके एलिमेंट एक एक सेट देखें तो वो उसके क्या कहलाते हैं, सबसेट भी होता है, तो ये प्रॉपर्टी होता है। उसी प्रकार से इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन माने क्या होता है, सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ अप टू सेट, मतलब सर्वनिष्ठ देखना है दो सेट का, इसको डिनोट करने के लिए उल्टा यू, यू को ऐसे करके लेटा करके लिखना है ना, और इसका मतलब क्या होता है, एंड, इसका मतलब क्या होता है एंड, और हिंदी में देखेंगे तो और, एक्स जो है ए में बिलोंग कर रहा है और एक्स जो है वो बी में भी बिलोंग कर रहा है, मतलब ये जो ए सेट में भी बिलोंग करे और बी सेट में भी बिलोंग करे, मतलब दोनों सेट में अगर वो बिलोंग करे तब जाकर के हम लोग उसको क्या कहते हैं, सर्वनिष्ठ कहा जाता है। सर्वनिष्ठ माने एक प्रकार का बोल सकते हैं कॉमन, सबसे अच्छा वर्ड होता है कॉमन। ठीक है, दो सेट का जो कॉमन पार्ट होता है उसी को हम लोग सर्वनिष्ठ कहते हैं। जैसे हम लोग ए सेट लिए और बी सेट लिए, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट ये वाला है, तो ये वाला जो भाग होता है इसी को हम लोग इसका क्या कहते हैं, सर्वनिष्ठ, ए सर्वनिष्ठ क्या, बी, ये है ए ये है बी। ठीक है, तो ये होता है सर्वनिष्ठ माने कॉमन भाग को लेना है, जैसे हमारे पास अगर एग्जांपल के तौर पर मैं इसमें बता दिया हूं, कितना लिखूंगा टाइम लगेगा ज्यादा, ए 1 2, बी दिया है 2 4 6 दिया है, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है या कॉमन एलिमेंट कौन है, 2, तो ये जो 2 है इसका सर्वनिष्ठ होगा। ठीक है, जो होगा इसका क्या हो जाएगा, सर्वनिष्ठ होगा। इसके प्रॉपर्टी है, देखिए अगर ए और बी का सर्वनिष्ठ जो होता है वो बी और ए के सर्वनिष्ठ के बराबर होता है, वही है ए और बी का कॉमन लो या बी और ए का कॉमन लो वही आएगा, है ना। इसमें अगर रूल निकाले जाए, तीन ठो अगर सेट लो और उसके सर्वनिष्ठ सर्वनिष्ठ निकालो, पहले दो का निकालो उसके बाद तीसरे का, या लास्ट के दो का निकालो उसके बाद पहले का निकालो, तो दोनों इक्वल होगा। ठीक है, देखिए ए का ए से सर्वनिष्ठ ए के बराबर होता है, ए और फाइव का सर्वनिष्ठ फाइव के बराबर होता है, यहां पर ए के बराबर नहीं होता, क्या के बराबर होगा, फाइव, कॉमन पार्ट ना, ए और फाइव में कॉमन क्या है, फाइव। ठीक है, उसी प्रकार से यूनियन और ए में कॉमन पार्ट कौन होता है, ए, है ना, ए अगर बी का सबसेट है तो उस कंडीशन में इनका इंटरसेक्शन जो होगा वो ए के बराबर होगा, अभी उल्टा उसके भीतर वाला एलिमेंट के बराबर होगा, जैसे यहां पर क्वेश्चन ये बोला है कि ये जो है बी सेट है और ये वाला जो है वो ए सेट है। ठीक है, तो कॉमन भाग क्या है दोनों में, तो दोनों में कॉमन भाग ये वाला भाग है। ठीक है, मतलब ए और बी का जो कॉमन पार्ट है वो ए के बराबर है। ठीक है, तो अगर ए जो है
उप समुच्चय है क्या का, बी का, तो उस कंडीशन में उन दोनों का सर्वनिष्ठ किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। ये तो कहीं पर भी ये यूज हो जाता है। ठीक है, तो आपको वेन डायग्राम आना चाहिए। उसी प्रकार से यहां पर देखिए, यहां पर उल्टा होता है। जैसे उसमें क्या था, जो इंटर यूनियन था, यूनियन जो होता है वो उसके जिस जिस सेट का, उस अलग अलग सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। मतलब वो यूनियन सबसेट नहीं होता, वो जो एक एक सेट होते हैं वो उसके यूनियन के सबसेट होते हैं। इसमें जो कॉमन पार्ट होता है उसके अलग अलग, मतलब ये उल्टा होता है। ठीक है, मतलब ये जो इंटरसेक्शन होता है वो इसके अलग अलग सेट के सब, ठीक है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट इसका क्या होता है, सबसेट होता है। ये आराम से समझ सकते हो। जैसे ये वाला पार्ट जो है इसका देखो, ए का सबसेट है, ए के अंदर आया, बी के अंदर भी आ गया, इस कारण से बी का भी सबसेट है, तो इस तरह से है। ठीक है, अगला देखिए, कुछ कुछ और टॉपिक है ना। अगला है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मतलब क्या होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन किसके बराबर हो, 5, मतलब दोनों अलग अलग होना चाहिए सेट। ठीक है, ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डिसज्वाइंट। तो इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट है क्या, नहीं, तो इसका कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसज्वाइंट। ठीक है, अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, पूरक समुच्चय, हिंदी में लिख लेना आप लोग। ठीक है, ये है पूरक समुच्चय। कौन सा समुच्चय, पूरक समुच्चय। तो पूरक मतलब क्या होता है, इसको हम लोग डैश से डिनोट करते हैं। डैश से कहने का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास एक सेट है, ठीक है, तो पूरक समुच्चय के लिए यूनिवर्सल सेट चाहिए रहता है। जैसे ये मान लेते हैं एक सेट है, और ये मान लेते हैं यू है, यू से आया है। ठीक है, तो ये जो सेट है, इस ये वाला जो सेट है, ए सेट है ना, इसका जो क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट होगा, वो ये वाला होगा। मतलब ये वाला जो भाग होगा बाहर वाला, इसको छोड़ के, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ए डेस। देखिए यहां पर ये आपका क्या है, अगर ये ए है, अगर ये वाला ए है, तो उसका जो बाहर वाला पार्ट है, ठीक है, उसके बाहर वाला पार्ट मतलब ये वाला भाग जो है वो क्या है, ए डेस है। ठीक है, इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ए डेस। इसी को हम लोग पूरक बोलते हैं। तो पूरक जब भी निकालोगे ना, तो उसके लिए क्या करना होता है कि बस उसके बाहर के एलिमेंट, तो इसके और देखिए, इसको टेबुलर फॉर्म में निकालना बहुत आसान होता है, छोड़ दो। जैसे हमारे पास यू देना जरूरी होता है, यू दिया है 1 से लेकर के 10 तक नंबर दिया है, और ए हमारे पास दिया है 2 4 6 दिया है। ठीक है, तो ए डेज कौन होगा, तो 2 4 6 को छोड़ दो, है ना, 2 4 6 को छोड़ दो, और इसमें का जो है 1 3 5, फिर क्या होगा 7 8 9 10, ये जो हो जाएगा इसका क्या कहलाएगा, ए डेज हो जाएगा, है ना। और ए डेज को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, माइनस करके। ठीक है, ए डेज जो होता है इसको लिखने का तरीका होता है u माइनस ए, है ना। u वाले सेट में से एक सेट को छोड़ दो, u वाले सेट में से ए सेट को छोड़ दो, तो हम लोग उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट या पूरक। उसी को हम लोग क्या कहा जाता है, पूरक कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरक। इस तरह से कर सकते हैं। इसके कुछ रूल है, देखिए यहां पर रूल लिखाया है। पहला प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी है ना, अगर कोई सेट है और उसका इंटरसेक्शन है, उसका यूनियन निकालोगे, इंटरसेक्शन बराबर होगा, पाई का डेज जो होता है वो बराबर होता है, डेज होता है वो पाई के बराबर होता है। और किसी सेट का पूरक निकालें और उसका फिर से पूरक निकालें, तो वो सेम बन जाता है, माने डेज का डेज सेम हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक है, इसी तरह से a माइनस बी है, b माइनस ए है। इसको देखिए, अगर हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखा जाता है, देख लीजिए, x सच दैट x जो है a में बिलोंग करता है लेकिन b में बिलोंग नहीं करता। a माइनस बी माने ना, a माइनस बी माने x, कोई एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट लेना है जो कि a में बिलोंग कर रहा है लेकिन b में वो बिलोंग नहीं करना चाहिए। बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, जो बी में बिलोंग कर रहा है लेकिन ए में बिलोंग वो नहीं करना चाहिए, तब हम लोग उसको ऐसे बोलते हैं। माने यहां पर देखिए ये ए सेट है, ठीक है, और अगर हम लोग ए डेस बी निकालेंगे,
जैसे हम लोग दो सेट है, ए सेट है और एक सेट है बी सेट है, ठीक है। और ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ए सेट है, ये मान लेते हैं बी सेट है, ठीक है। ऐसा होना चाहिए ना। तो ये जो यहां वाला होगा ये क्या कहलाएगा, ए डेस होगा। ये वाला क्या कहलाएगा आपका, ए डेस होगा। तो ए डेस क्या चीज है, ए डेस ऐसा चीज है जो कि बी में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, तब हम लोग उसको बोलते हैं। तो कहने का मतलब डैश जो होता है ये इस तरह से रहता है, ठीक है। ये देखिए इसमें बताया हूं। और यहां पर ध्यान दीजिएगा ए माइनस बी कितने वाले भाग को बोलते हैं। तो जैसे ये ए है और ये बी है, ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो ना। ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो ये वाला भाग को ए माइनस बी बोलते हैं और ये वाला जो भाग होता है उसको बी माइनस ए बोलते हैं, ठीक है। इसी का एक और नाम भी होता है ओनली ए बोलते हैं, और इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं ओनली बी। इसको हम लोग क्या के नाम से जानते हैं, ओनली बी, और इसको हम लोग क्या के नाम से जानते हैं, ओनली ए। तो यहां पर हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो है ओनली ए और ये वाला जो भाग है ये ओनली बी, ठीक। और ये इसमें देखो लिया गया है माइनस माने उसको छोड़ना है, ठीक है। तो ध्यान दे देना है, ये है एक। चलिए देखते हैं, है ना। तो इस तरह से करना है। तो ए माइनस बी मतलब जैसे ए हमारे पास एक सेट है और इसमें एलिमेंट है, अलग कलर ले रहा हूं क्योंकि दिखता नहीं है, 1 2 3 4 दिया है। और बी एक सेट दिया है, इसमें दिया है 2 4 5 6 दिया है, ठीक है। अगर मैं ए माइनस बी निकालू, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी माने क्या होता है, ए का वो एलिमेंट जो बी में नहीं होना चाहिए, ए का वो एलिमेंट जो बी में ना हो तो उसको ए माइनस बी बोलेंगे। तो ए के कौन कौन से एलिमेंट है, माने ए और बी के जो कॉमन पार्ट है ना उसको हटा दीजिए, वो ए माइनस बी होता है। तो ए माइनस बी माने कि जो कॉमन पार्ट है उसको काटो, ए का जो एलिमेंट है उसको लिखो 1 और 3। अगर बी माइनस ए निकालेंगे तो बी वाले एलिमेंट को लिखो, क्या 5 और 6। तो ये क्या कहलाता है आपका, ए माइनस बी बी माइनस ए होता है, ठीक है। पूरक एक प्रकार का उसमें का छोड़ के, ठीक है, शेष, है ना। माने ए माइनस बी माने क्या होता है, ए के वे मेंबर जो बी में नहीं है, और बी माइनस ए का मतलब होता है बी के वे मेंबर या वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, ठीक है। उसको ए माइनस बी बी माइनस ए बोलते हैं। अगला देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट मतलब डेल। अगर हम लोग डेल निकालें, ठीक है, ए डेल बी, ए डेल बी, ठीक है। तो इस वाले भाग को और इस वाले भाग को लेकर के यूनियन बना दे तो उसको हम लोग बोलते हैं डेल, मतलब ए डेल बी, ठीक है। ए डेल्टा बी का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए इधर हमारे पास दो सेट है, ये सेट है ए, ये सेट है बी, ठीक है। तो ये क्या है, ए माइनस बी, ये वाला भाग क्या है, बी माइनस ए, ये वाला भाग ना केवल, ठीक है। और इसका कॉमन वाला भाग क्या है, ये है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये जो अगर हम लोग इसको और इसको लेकर के यूनियन बना दें, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ए डेल्टा बी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए डेल्टा बी बोलते हैं, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला ये भी ले सकते हैं, देखिए ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग पूरे को क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। ये यूनियन बी तो बोलते हैं जी। अब उसमें से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी को घटा दूं तो भी वो आ जाएगा ए डेल्टा बी। तो ए डेल्टा बी किसके बराबर होता है, यूनियन में से इंटरसेक्शन को घटा दो, यूनियन में से इंटरसेक्शन को घटा दो तो वो क्या हो जाएगा, ए डेल्टा बी हो जाएगा। देखिए ऊपर में लिखाया है, देख लीजिए ए डेल्टा बी। तो यहां पर देखिए इस तरह से, तो इस तरह से बनाते जाना है ना। तो ये है बी माइनस ए, ये है ए माइनस बी, ये है इंटरसेक्शन। तो इसका और इतने भाग का यूनियन को हम लोग बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा का मतलब क्या होता है, एक्स जो है
वो a माइनस बी होना चाहिए, आर बी माइनस ए होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, है ना। तो ध्यान दीजिए, या का मतलब क्या होता है, उसमें हो या इसमें हो, दोनों में हो चलेगा, इसमें होगा या इसमें होगा वो चलेगा, ठीक है। यहां पर या फिर एक बोल सकते हैं कि x जो है वो नॉट बिलोंग टू होना चाहिए इसमें, माने कॉमन पार्ट में नहीं बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कुछ कंडीशन को मैं लिख दिया हूं, ये आपको समझ में आना चाहिए, क्या है कि तुरंत याद नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। तो ये है इन दोनों का यूनियन, या फिर ये लिख सकते हैं यूनियन में से इंटरसेक्शन को घटा दो तो भी हम लोग उसको सिमेट्रिक डिफरेंस कहा जाता है, ठीक है। ये होता है। अब अगला देखते हैं, अगला है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ एल्जेब्रा। देखिए आज का टॉपिक बहुत ज्यादा हो जाएगा आज का क्लास में, तो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा आगे आप लोगों को, देखिए मैं ये और बनाया हूं, इसमें जितने भी फॉर्मूला है उसके लॉ क्या है ना, तत्समक नियम है ना, तत्समक नियम क्या होता है, एकक नियम क्या होता है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव माने डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सब लॉ क्या है, डिमार्गन लॉ क्या है, ये सब के बारे में ये सारे काम आते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, हर तो में एक दिन में पूरा पहले तो ये बनाइएगा, या हो सके तो आधा बनाइए, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर आधा बनाइए, फिर सॉल्व कीजिए, और एक दिन पूरा सॉल्व कीजिए। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आज थोड़ा सा ज्यादा ही हो जा रहा है, इस कारण से इतने को छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कवर करूंगा, इससे और इससे। तो बाकी मैं एमसीक्यू बता देता हूँ, जैसे देखिए इधर अब आपको करना क्या है, देखिए मैं कैसे किया हूँ, मैं ना क्या किया हूँ, जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चन को पहले देख रहा हूँ। जैसे ये 19 में आया था, 2019 में, तो क्या मैं इतना पढ़ा तो क्या मैं इसको जान सकता हूँ, बना सकता हूँ, तो आपको देखना है। तो ये कौन से फॉर्म में है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में है तो इसको आप ना टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, फिर आपको पता चल जाएगा, तुरंत आप बना सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना है, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो पहले आप तो इतना को बना लोगे, आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर आप ना पहले सीधा सा इतने को सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 5 घात समीकरण है, इसके बनाने के कई तरीके हैं, आप कैसे भी बना सकते हो, किसी भी प्रकार से सोच सकते हो सके तो सबसे पहला सोचने की कोशिश करना ऑप्शन से, पहला कंडीशन, ऑप्शन से अगर नहीं बन पा रहा है तो उसको सॉल्व करो, ठीक है। क्या है कि सॉल्व करने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, और ऑप्शन से सोचने में जल्दी आता है, ऑप्शन चार ऑप्शन है, नेगलेक्ट करते जाओ फटाफट आ जाएगा, ठीक है। तो नेगलेक्ट नहीं भी कर पाओगे तो वहां से हमको ये पता चल जाता है कि क्या क्या होंगे। जैसे इसमें समीकरण दिया है तो समीकरण के रूट्स होंगे, मतलब हल होगा, तो क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 5 घात समीकरण है, माने 5 हल होगा इसका, तीन दो घात है तो दो हल होगा, दो घात है तो दो हल होगा, क्या क्या है उसको देख लो। तो आप उसको हल करने की बजाय क्या है कि कभी कभार क्या होता है कि हम लोग ना हल करते हैं ऐसे करके x 5x+6, और इसी में से कोई कोई ऐसे कर देते हैं 6x धन क्या बोलते हैं x धन क्या करिए 6 किए, और इसको सॉल्व करके शॉर्टकट निपटाने के चक्कर में पता चल रहा है कि 6 एक आंसर है और एक रीड एक है, जबकि ये गलत सॉल्व किए हो, यहाँ पर रीड 2 और रीड 3 आएगा, है ना, तब तो जाकर के धन 6 बनेगा। तो कभी कभी क्या होता है जल्दीबाजी में हम लोग सॉल्व करते हैं तो गलत हो जाता है, तो उस कंडीशन में सबसे बेस्ट आइडिया होता है ऑप्शन को रख के देखो। मतलब यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा रूट क्या दिया है, 0 1 2 3, तो 0 1 2 3 क्या किसके किसके रूट है उसको चेक कर लो फटाफट। जैसे इसमें इसके 0 है क्या, तो नहीं है, देखिए आपको अगर देखना है इसको सॉल्व करना है तो इसके रूट को देख लो, तो इसके रूट 0 है क्या, तो नहीं है, 0 रखने से क्या ये संतुष्ट हो रहा है, नहीं। एक रखते हैं, एक है क्या, तो एक रखने से क्या हो रहा है, एक ऋण 3 धन 2 माने 0 आ रहा है, इसका मतलब एक है। दो रखने से क्या हो रहा है, तो देखिए दो रखने से क्या हो जाएगा, 4 ऋण 6 धन 2 संतुष्ट हो रहा है, माने दो रूट है। अब 3 को रख के मत देखो क्योंकि स्क्वायर है, और स्क्वायर है मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसके दो ही रूट होंगे, तो बी हमको मिल गया, बी क्या मिल गया, 1 और 2। उसी प्रकार से ए को ढूंढो, ए क्या क्या है, एक रखने से क्या हो रहा है, तो एक रखने से संतुष्ट हो रहा है, 0 रखने से नहीं हो रहा है, देख लो। दो रखने से हो रहा है क्या, तो दो रखने से क्या होगा, 4 ऋण 10 धन 6 हो रहा है क्या, दो रखने से हो रहा है। यहाँ पर दो रखने से हो रहा था 6, हाँ हो रहा था, दो रखने से हो रहा है ना, तो यहाँ पर दो को रख के देखो,
4 ऋण 10 धन 6, 2 रखने से भी हो रहा है, तो यहाँ पर ए क्या आया, 1 और 2 आया। 1 मिनट, एक रखने से नहीं होगा, एक रखने से नहीं होगा, मैं गलत वो किया हूं, है ना। ऐसे शॉर्टकट भी एकदम वो मत करना। ठीक है, जैसे यहाँ एक रखने से नहीं हो रहा है जी, यहाँ पर मैं गलत किया था, है ना। 2 रखने से होगा और 3 रखने से होगा, रख के देख लेना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सेट हमको मिल गया 2 और 3, है ना। बी सेट हमको मिल गया 1 2। अब निकालेंगे यू, यू निकालना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो, फिर उसका डेस चाहिए ना। इंटरसेक्शन कौन आएगा, इन दोनों में कॉमन कौन है, 2, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया 2। यहां पर ए इंटरसेक्शन बी, है ना, कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब 2 को छोड़ करके बाकी जो मेंबर होंगे वो सही होगा। तो इसके क्या क्या आएंगे, तो इसके अगर रूट देखेंगे तो 1 में सही होगा, 0 में भी सही होगा, 2 में भी सही होगा, 3 में भी सही होगा। अब देखिए 4 रखने के लिए था, लेकिन चूंकि इसके तो 5 दिख रहा है, तो 5 क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का आ रहा है कॉमन, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स इक्वल टू 0 दो आ गया, 2 बार आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक तो जीरो आप एक ही ले रहे हो, और 2 जीरो को तो नहीं ले रहे हो ना, 2 जीरो, तो इसका मतलब 4 ही होंगे इसके रूट्स, 5 नहीं होगा ना। ठीक है, देखिए तो यहां पर हमको ये पता चल गया कि u क्या मिला हमको, तो u मिला 0 1 2 3। अब u में से हमको क्या को, 2 को छोड़ना है क्योंकि डेस लगा है ना, तो 0 1 और 3 इसके क्या होंगे, आंसर होंगे। तो यहां पर ऑप्शन से ही तुरंत पता कर लोगे कि बी ऑप्शन क्या है इसका सही है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, अगर ये तरीका से नहीं करना है तो आप सॉल्व करोगे तो 5 घात को तो सॉल्व करना थोड़ा दिक्कत ही होगा, रख के ही देखना सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, यहां से भले ही तुम लोग मतलब आप लोग जो है ना, यहां से एक अलग कर सकते हो। अगर आपको डिमार्गन थ्योरम पता हो, ए इंटरसेक्शन बी का डैश जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए डैश यूनियन बी डैश। माने ए का डैश निकालो और बी का डैश निकालो, ठीक है, और उन दोनों का क्या निकाल लो, यूनियन निकाल लो, तो भी आपको पता चल जाएगा। ए डैश निकालोगे, बी डैश निकालोगे, उन दोनों का यूनियन निकालो, या यहां से निकालोगे तो भी पता चल जाएगा। कभी कभार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है ना कि ये यू में घटेगा, उसी को बोलते हैं कि अलग को बोलते हैं। तो उसके लिए कभी भी ना कंफ्यूजन हो रहे हो तो आप ना हमेशा वेन डायग्राम का सहारा लो। देखो ये है इंटरसेक्शन, इसका डेस हमको निकालना है, तो इसका डेस कौन आएगा, इंटरसेक्शन का अगर हम लोग डेस निकालेंगे, ठीक है, तो इंटरसेक्शन का अगर हम लोग डेस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, क्या यू में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल, क्योंकि यहां पर यू दिया है और यू मतलब होता है यूनिवर्सल, ये वाला। तो ये वाला जो भाग है, बाहर वाला जितना भी भाग है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यू में से इतने ही पार्ट को तो हटाना है, तो इस वाले पार्ट को हटा दो जी, कॉमन पार्ट को, तो वो आ जाएगा आपका यू, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब आप घटा सकते थे, तो इसको हम लोग यू में से घटा सकते हैं। कभी कभार कंफ्यूज हो गए तो ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2023 में आया था। ठीक है, हालांकि आपको जो वीडियो बना के दिया हूं उसमें आपको पता चल जाएगा। यहां पर बस आपको समझना है क्या बोल रहा है। ए और बी अरिक्त समुच्चय है, फाई रिक्त समुच्चय है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है ना। यहां पर बोला है ए और बी अरिक्त समुच्चय है, और फाई क्या है, रिक्त समुच्चय है, माने ए एक समुच्चय है जिसके कुछ मेंबर हैं। एग्जाम्पल ले सकते हो आप कुछ भी, और बी एक समुच्चय है, इसमें भी कुछ मेंबर हैं, ऐसे ले लो, माने दोनों में से कुछ कॉमन भी ले लो। ठीक है, तो क्या इस अगर यदि उन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है तो क्या वो अलग अलग फाई होंगे, ये सही होगा। कि ए जो होगा बी का उप समुच्चय है, तो ये वाला सही होगा। अगर ये है तो ये वाला सही होगा। कौन सा कथन सही है ना। यहां पर देखिए फाई, इसमें बोला है कौन सा कथन सत्य है, पहला वाला सत्य है कि दूसरा वाला सत्य है कि तीसरा वाला, तो नेग्लेक्ट करते जाते हैं। जब भी कथन होना तो ऐसे को नेग्लेक्ट करना चाहिए। यहां पर तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट है ये 5, ये नहीं है, ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, ये नल सेट नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा चीज ये बोला है कि अगर ए जो है बी का उप समुच्चय है,
ठीक है, तो क्या उन दोनों का यूनियन ए के बराबर होगा? यहां पर थोड़ा सा सोचिए, अगर ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है, ठीक है, अगर ये जो ए जो है वो बी का क्या है, ये सामने वाला इसका उपसमुच्चय होता है, ध्यान दीजिएगा, कभी वो मत कीजिएगा। तो इन दोनों का यूनियन किसके बराबर होगा? तो इन दोनों का यूनियन तो बी के बराबर होगा जी। बाहर जो होता है सेट उसके बराबर होता है, मतलब ये तो बी के बराबर होना चाहिए, मतलब ये भी गलत है। ठीक है, नेग्लेक्ट करते जाओ, नेग्लेक्ट करते जाओ। अगर ए जो है बी का सबसेट है तो क्या ये वाला सही होगा? तो देखिए थोड़ा सा, ए जो है बी का क्या है, सबसेट है, तो इसको डायग्राम थोड़ा सा बना लेते हैं। या फिर सबसेट वाले एलिमेंट लेकर के ऐसे सॉल्व करके भी देख सकते हो ना, या फिर ऐसे कर सकते हो, जैसे देखिए ये है ए, ये है बी, ए जो है बी का सबसेट है, ठीक है। अब ए माइनस बी कितने को बोलेंगे? ये वाला जो पार्ट है इतने को ए माइनस बी बोलेंगे। वेन डायग्राम सबसे बेस्ट होता है, बनाने का तरीका बस अप्रोच आना चाहिए, ये वाला भाग ए माइनस बी कहलाएगा, ठीक है। ए माइनस बी और ए का इंटरसेक्शन निकालना है, माने इतने का और इतने वाले भाग का इंटरसेक्शन निकालना है ना। ए माइनस सॉरी ए माइनस बी, सॉरी एक एक मिनट एक मिनट, ए माइनस बी इतने को नहीं बोलेंगे, ए का वो एलिमेंट जो कि बी में नहीं बचा है। एक मिनट, ये गलत बनाया हूं, यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो गलत हो जाएगा। ए माइनस बी उतने को नहीं बोलेंगे, वो तो बी माइनस ए है। देखिए ये है ए, ठीक है। तो ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना, ए का वो मेंबर जो बी में नहीं है उतने को बोलोगे। तो ए माइनस बी किसके बराबर है? ए माइनस बी किसके बराबर है? जैसे हम लोग यहां निकालना, अगर इसी में करना है, ए मान लेते हैं इसका उपसमुच्चय है, इसका 1 2 3 को इसके अंदर में ले लो, 1 को लो, 2 को लो। अगर इसमें दिक्कत हो रहा है ना तो किसी और को पकड़ के आप लोग कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसको गलत साबित कर दोगे तो बी अपने आप सही हो जाएगा। या तो देखिए इसमें हम लोग उलझे हैं तो कोशिश करते हैं, चलो ऐसे कोशिश करते हैं ना, ए को कोशिश कर लेते हैं, ए को कोशिश करेंगे, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है तो क्या वो अलग अलग फाई होंगे? तो ये तो बिल्कुल गलत है जी, मतलब बी ऑप्शन सही होगा। यहां पर तो चेक ज्यादा देखिए, इसको सही चेक करो, सही चेक करो, अरे आप इसको गलत चेक कर दो, मतलब ये वाला ज्यादा बेटर था। ये क्यों गलत है देखो बता रहा हूं, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है तो जरूरी नहीं होता है कि ए और बी फाई हो। जैसे यहां केस में, यहां पर बस आपको समझना है, मान लो ए है, ए बी सी है, बी है, 1 2 3 है, ठीक है। तो बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? फाई है। दोनों में कोई कॉमन पार्ट है क्या? नहीं। तो क्या ये फाई है? नहीं, ये फाई नहीं है। क्या ये फाई है? नहीं। ठीक है, मतलब पहला ऑप्शन तो गलत है, मतलब बी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तो बी को सही करने के चक्कर में हम लोग कई प्रकार का इधर उधर कर रहे थे, उसकी बजाय आप ए को गलत साबित कर दो, तो ये ज्यादा बेटर है। तो सबसे ज्यादा बेटर ध्यान दीजिए, तो ये सब कहां से मिलता है? जब आप एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए रहोगे, एक बार बना के देखे रहोगे तब ठीक है, वरना पता चला कि आप ना बी में उलझे हो, अभी में उलझे हो तो इसी में मान लो कि देखिए इसको बनाने में मेरे को कितना सेकंड लगा, मुश्किल से 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, मतलब 3 सेकंड, 3 से 5 5 सेकंड, है ना। जबकि इसको मैं बनाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा अभी, मतलब इसको सही साबित करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो हो सकता है कि इसके लिए क्या होता है कि प्रैक्टिस किए रहेंगे और क्वेश्चन जाना पहचाना रहता है ना तो तुरंत बनता है। तो इस तरह से हमको करना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला बुक का कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए ए बी सी तीन समुच्चय इस प्रकार से है कि ए यूनियन बी और बी ए यूनियन सी, मतलब ए यूनियन बी और ए यूनियन सी आपस में क्या है, बराबर है। जब भी ये बराबर होना तो ये जो होगा, मतलब इन दोनों का जो मान होगा वो बराबर, चूंकि इसमें से एक एक बराबर है इस कारण से ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसमें इंटरसेक्शन भी बोल दिया है, ये दोनों बराबर हैं, तो पक्का बात है कि बी और सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर सीधा सा आपका अप्रोच से पता चल रहा है या प्रश्न को देखने से पता चल जाएगा कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, आप कोई भी नंबर लेकर के भी कर सकते हो, ए एक सेट ले लो, बी एक सेट ले लो और सी एक सेट ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, और उसके बाद सॉल्व करो, आपको पता चल जाएगा। तो ये बी और सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे।
ठीक है, अगला देखिए ये वाला, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ऐसा टाइप का आता है। तो यहाँ पर देखिए बोला है एक्स एक सेट है, वाई एक सेट है, और यहाँ पर बोला है ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है, देखिए सेट बिल्डर सच दैट दिया मतलब सेट बिल्डर फॉर्म, यहाँ पर जो लिखा रहता है वो के बारे में इधर लिखा रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, हल्का से करते हैं। देखिए ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर माने 1 2 3 4 ऐसे रखते जाना है, तो चलिए रखते हैं। सबसे अच्छा है वही रख के देखो, बेस्ट आइडिया। तो चलिए इसमें हम लोग अगर रखने की कोशिश करेंगे तो x हमारे पास क्या आएगा, अगर 1 रखूंगा, देखिए 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, तो 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 16 और ऋण 6 ऋण 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 9 हो जाएगा। 3 रखते हैं 2 रखने के बाद 3 रखते हैं तो 4 चौक 16 चौक 64 में से 12 ऋण 1 13, 13 घटा दो तो ये कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक है, 13 घटाएंगे तो 51 हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64, ठीक। ठीक है, और 4 तिया 12, नहीं 3 रखा हूं तो 3 तिया 9 तो होगा जी, 9 एक 10 घटाएंगे तो 54 होगा। ठीक है, इस तरह से आएगा, छोड़ो। अब y देखते हैं, y में रखो, देखो अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा 0, 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 9, 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा 3 रखेंगे तो 18, 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ 3 बचेगा तो 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, इस तरह से आ रहा है, देखो इधर। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, तो बड़ा सेट कौन दिख रहा है, ये वाला कि ये वाला, इसके सारे मेंबर इसमें दिख रहे हैं कि इसके सारे मेंबर इसमें दिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यूनियन हमको निकालना है ना। तो देखिए x के सारे मेंबर क्या में दिख रहे हैं, y में दिख रहे हैं। x अगर x जो है के मेंबर जो है y में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों का यूनियन किसके बराबर होगा, तो इन दोनों का यूनियन किसके बराबर होगा, y जो बाहर में सेट है उसके बराबर होगा, जो बड़ा सेट है। ठीक है, तो इन दोनों का यूनियन किसके बराबर होगा, y, इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह से कीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेट दिया है और एक उप समुच्चयों की संख्या। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एक वर्ड, देखिए बहुत लोग क्या करते हैं उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चय की संख्या 2 का पावर n होता है, 4 है तो 2 का पावर 4 माने 16, 16 को लगा के आ गए, जबकि ध्यान से पढ़ना है, अरिक्त उप समुच्चय बोला है माने नॉन एम्प्टी सबसेट बोला है, अरिक्त माने रिक्त वाले को छोड़ के बोला है, तो रिक्त वाले को छोड़ के वाला फॉर्मूला होता है 2 का पावर n माइनस 1, भाई को छोड़ना रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 16 ऋण 1 माने 15, 15 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है, तो ये किसके बराबर होगा, इसको वेन डायग्राम से करते हैं, आसान से हो जाएगा। देखिए इधर ये है ए, ये है बी, ये मान लेते हैं ए है, ये है बी है, वेन डायग्राम सबसे अच्छा वेन डायग्राम ये है ए माइनस बी। ठीक है, इतना वाला पार्ट ना ए माइनस बी है। ठीक है, ए माइनस बी, और ये क्या है पूरा, ये ए है, तो इस ए में से ए माइनस बी को फिर से घटाना है, ए माइनस बी को इतने को फिर से घटाना है, तो कौन सा पार्ट अब बचेगा, तो ये वाला पार्ट बचे, नहीं सॉरी सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, इस ए में देखो थोड़ा सा अलग कलर कर रहा हूं, ये जो है ये ए है और ये वाला भाग ए माइनस बी है, तो ए में से ए माइनस बी को छोड़ दो तो ये वाला भाग बचेगा ना, और इसको क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखोगे अप्रोच एक बार बना के देखे रहोगे तो आप बना सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, यहां पर देखिए कौन सा रिक्त समुच्चय है, ये रिक्त समुच्चय है क्या, वास्तविक संख्या एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 1 आएगा, तो एक्स का वैल्यू तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा, और प्लस माइनस 1 रियल नंबर होता है, तो ये तो वास्तविक संख्या है, ये सही है। ठीक है, कौन रिक्त समुच्चय है बोला है ना, तो ये वाला तो रिक्त समुच्चय नहीं है, इसके दो एलिमेंट आएंगे, 1 और माइनस 1 और 1 आएंगे। ठीक है, इसको अगर देखेंगे ये रियल नंबर तो ये नहीं है, क्योंकि यहां पर मैं अभी निकाल के बताया था रूट माइनस 1 आएगा, और ये काल्पनिक, ये क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या बोला है, जबकि ये वास्तविक संख्या नहीं है, मतलब ये आपका एम्प्टी सेट है, ये आपका सही होगा, ये सब गलत होंगे।
देख लो वास्तविक संख्या, हाँ इसका वास्तविक संख्या आएगा ही। देखिए इसके कुछ एलिमेंट आ जाएंगे, 3 है ना, -3 और 3 आएंगे, इसके भी एलिमेंट आ जाएंगे इसको सॉल्व करने से। ठीक है, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन, ऑप्शन बी सही है। रिक्त समुच्चय कौन है, ऑप्शन बी, x² + 1 = 0। वैसे तुरंत पता होना चाहिए, अभी एग्जाम्पल में बताया था। ठीक है, अगला देखिए, छायांकित भाग क्या को प्रदर्शित कर रहा है, तो हमको ये बताना है ये कितना को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें से देखिए, अगर हम लोग देखेंगे तो देखते हैं, इतना को क्या बोलोगे, ए में से कितना को घटाएंगे, बी और सी का यूनियन। तो बी और सी के यूनियन को घटा दो तो ये वाला आएगा जी। ठीक है, तो कौन सा वाला दिख रहा है, देखो डी ऑप्शन, ये सब छोड़ो, सीधा सा देखो, जब भी ऐसे दिया रहेगा तो ये ओनली ए कहलाता है, और ओनली ए का मतलब क्या होगा, कुछ भाग छूटा हुआ है। तो कौन सा भाग छूटा हुआ है, बी और सी का यूनियन। तो बी और सी के यूनियन को घटा दो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इसमें से कौन सा कथन सही है, वही वाला आ गया, ये वाला सही है क्या, तो एलिमेंट बोला है, और एलिमेंट के लिए ये सेम टू सेम इसके अंदर में दिख रहा है क्या, नहीं, इसलिए ये गलत। 5 इसके एलिमेंट है, क्या सेम टू सेम इसके अंदर में दिख रहा है क्या, नहीं, सेम टू सेम ना 5। अगला देखिए, ये इसका सबसेट है, तो बिल्कुल सबसेट के लिए क्या करते हैं, अंदर का जो एलिमेंट होता है, जैसे एक एलिमेंट ए है, इसका ऐसे करली ब्रैकेट लगाना है, वैसे ही बाहर में दिखना चाहिए, दिख रहा है ना, है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन क्या है, सही है। तो बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, a - b और यूनियन b - c, ये तो डेल के बराबर होता है, अभी बताया था, यूनियन में से इंटरसेक्शन को घटा दो जी, अभी बताया था ना, या वेन डायग्राम बना करके कर लो। a - b और b - a का यूनियन किसके बराबर होगा, तो ये a ये b, ये हो गया a - b, ये हो गया b - a, इतने को घटाना है, तो इतने को क्या बोलते हैं, a इंटरसेक्शन b, और सब वाले भाग को क्या बोलते हैं, यूनियन। तो a यूनियन b में से a इंटरसेक्शन b को घटा देना है, इस तरह से करना है। तो इस तरह से आप लोग ना करते रहिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी को कवर करेंगे, इसी तरह से आपको करना है। तो कुल मिला के आपको एक पता चल गया होगा कि बनाना कैसे है। मतलब आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो भी चैप्टर उठाइए वेटेज के आधार पर या फिर कंटिन्यू उठाइए, है ना, समय के आधार पर एक शेड्यूल बना लीजिए और उस चैप्टर से वैसे कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला का मेहनत ज्यादा ना करना पड़े, क्या क्या लिखना है उसको वो करना पड़े, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और ऐप में से ना आपको वहां से वो करना पड़ेगा, उसको मैं अभी पूरा अपलोड करूंगा, उसके बाद आप कीजिएगा। ठीक है, अभी तो अपलोड ही नहीं किया हूँ, उसमें 2 ही अपलोड हुआ है, तो इस तरह से कीजिएगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहिए। मेन चीज है आप ही का मतलब प्रैक्टिस, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आप खुद कितना प्रैक्टिस करोगे वो ज्यादा बेटर है। आप कुछ भी ले लो, कोर्स ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, यदि आपको नहीं आता है, बहुत चीजों के बारे में नहीं पता है, तो उस कंडीशन में दिक्कत होगा। वरना तो एक है कि फॉर्मूला कॉपी लो, उसमें से क्या है, क्वेश्चन और बनाते जाते हैं ना, तो और फॉर्मूला अपने आप ही ऐड होते जाता है। ठीक है, तो उसको भी उसमें ऐड करते जाओ। तो पहले एक कॉपी बना लो सरसरी तौर पर, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करते जाओ। लेकिन एक बार टॉपिक को पढ़ लो, टॉपिक को पढ़ने के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का तरीका वही बता दिया कि आप ना पुराने क्वेश्चन पेपर उठाओ, उस चैप्टर का अलग कर लो, और बुक ले लो, उसका देखो, और बुक के सारे क्वेश्चन को मत सॉल्व करो। जैसे एररलेस का बुक है, इसमें मैं अभी मेरे पास है बुक, और उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, और सबको अगर सॉल्व करते जाऊंगा ना, तो यही मेरे को 2 हफ्ता लगेगा। तो 2 हफ्ता में 1 नंबर या 2 नंबर क्या मतलब, कोई वो नहीं है। जितना बना हल करो, बाकी को मारो गोली। वहां पर अपना अप्रोच लगाना है, बस आपको उतना पता होना चाहिए। और उसके बाद नहीं भी बनेगा तो आप ये समझो कि ये जो है 100 नंबर में से वो 10 क्वेश्चन है जो मेरे से बनने वाला नहीं था। ठीक है, बाकी 90 तो बनने वाला है ना। तो इस तरह से करना है। ठीक है, और नहीं तो फॉर्मूला को वो करके कॉन्फिडेंस करके जाना है। ठीक है जी, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, और ये सारे क्लास अभी मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, और फिर ये कुछ क्लास डलेगा, उसके बाद मैं उसको ऐप में डालूंगा। और लाइव क्लास लेने में तो थोड़ा सा दिक्कत ही हो रहा था, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट संडे को मैं जूम से या कोई भी ऐप से पहले तो मैं खुद सीख लूंगा, उसके बाद ना लाइव क्लास लूंगा। तो अभी तो फिलहाल रिकॉर्डेड क्लास ही कुछ दिन तक मिलेगा, और उसके बाद फिर ऐप से मिलेगा। तो पहले अभी
इतना में भी आपको बहुत फायदा मिल जाएगा कि आपको करना क्या है वो पता चल जाएगा। ठीक है, और उतना आप कीजिए, मतलब थोड़ा सीरियसली होकर के कीजिए और बैठ के कीजिए। और जब भी कोई भी लेक्चर देखते हैं या फिर क्लास देखते हैं किसी का भी, तो पहले तो सबसे पहले वही है कि कॉपी पेन उठाइए और उसके बाद देखिए, वरना मत देखिए, कोई रोल नहीं है। खाली देखना, लेट के देखना, ये सब का कोई मतलब नहीं है। पहले वो देखोगे तो सीधा सा कॉपी पेन उठाइए और उसको पूरा नोट करते जाइए। ठीक है, और एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यू अपने हिसाब से प्रैक्टिस करना है, एक्स्ट्रा वगैरह। ठीक है, बस वही है कि टीचर जो होता है अन्य टीचर से या फिर कहीं कोचिंग से हम लोग लेते हैं ना, तो उसमें हमको फायदा मिलता है कि उनके पास कलेक्शन होता है। वो कलेक्शन वगैरह आपको मिल जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो कलेक्शन तो ऑलरेडी पहले तो आप एररलेस बुक का और जितने भी क्वेश्चन पेपर है उतना को तो कर लीजिए, उसके बाद एक्स्ट्रा कलेक्शन देखिएगा। उतना तो सबसे बड़ा कलेक्शन है। ठीक है, तो पहले उतने को प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और उन लोगों को वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनका काम आएगा, जो लेक्चरर का तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू। तो आज के लिए धन्यवाद।